हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो कि डील करता है स्टेट स्ट्रक्चर और वर्ण सिस्टम, जो कि बुद्ध के पीरियड में चल रहा था। तो आसान सी भाषा में मैं बताऊं आपको कि इस चैप्टर की में हम क्या पढ़ेंगे। तो महाजनपदों के पीरियड में किस प्रकार से स्टेट का स्ट्रक्चर था, यानी कि जैसे मान लीजिए राजा है तो राजा का क्या काउंसिल हुआ करता था, है ना, यानी कि क्या कैबिनेट होता था, किससे वो डिस्कस करता था, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ महाजनपद थे या फिर मोनार्कियल फॉर्म सिस्टम होता था, किस प्रकार का स्टेट का स्ट्रक्चर था, ये हम यहां समझेंगे सिंपल सी भाषा में। जैसे मान लीजिए कि आज हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका इलेक्शन कैसे हो रहा है ना, दैट इज मतलब हम रिपब्लिक हैं, और किस प्रकार से कैबिनेट चल रहा है, कौन सेनापति है, कमांडर, ये सब चीजें जो है यहां पर हम उस वक्त के पीरियड की डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एक बार मैं आपको और आसान सी भाषा में एक बार रिकैप भी कर देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे थे, ताकि आपको इसका पार्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, शुरुआत करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ बुद्धा क्यों लिखा हुआ है। देखिए, जब मैं आपको लास्ट में चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि भाई, जब मैं आपको हरियांग डायनेस्टी की बात कर रहा था तो हरियांग डायनेस्टी में मैंने कहा था कि भाई उस वक्त बिंबिसार, अब बिंबिसार जो है वो लॉर्ड बुद्ध, मतलब लॉर्ड बुद्धा जो है उस पीरियड में है। तो बेसिकली जब मैं बोलूंगा एज ऑफ बुद्धा, तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि हाँ, महाजनपदों के पीरियड के टाइम पे या फिर उसके बाद जैसे मगध का एम्पायर रोज होता है, प्रोमिनेंस में आता है, तो उस वक्त के पीरियड में स्टेट का क्या स्ट्रक्चर था, वर्ण सिस्टम, सोसाइटी किस प्रकार से चल रही थी, क्या टैक्सेशन कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता था, हम देखेंगे किस प्रकार से सोशल लॉज चल रहे थे, कैसे पनिशमेंट होती थी, ये सब चीजें यहां पर समझेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो वहां मैंने बेसिकली आपको खाली पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, मैंने आपको बताया कि ये राजा था, ये राजा था, इसके बाद ये राजा आया, मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई राजाओं की, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था, राइट। लेकिन आज जो है देखेंगे कि ये जो राजा महाराजा है, ये महाजनपद जो है, कुछ रिपब्लिकन भी थे, यानी कि गणतंत्र भी थे, कुछ वहां पर वो भी था, गण भी थे, और कुछ वहां पर मोनार्की भी थे। किस प्रकार से इस तरह के महाजनपदों में कैसे यहां सिस्टम चल रहा था, कैसे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये सब चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 13, स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर एंड दी वर्ण सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड होंगे, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, एक रिकैप करता हूं, सो दैट आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए क्या चल रहा था। समझ लो एक मूवी चल रही है, तुम लोग मूवी देख रहे हो, ठीक है। यहां पर मैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स दिखाऊंगा, मूवी देखने जाते हो ना, सारी मूवी याद हो जाती है, एग्जाम मूवी देख के निकल के आते हैं, सारी मूवी याद रहती है। अच्छा, अब क्या हुआ, क्या हुआ, कब क्या हुआ, क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, है ना, आपके सामने एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। वैसे समझो कि आप मुझे देख रहे हो उस फोन में, इस लैपटॉप में, और ये एक पिक्चर यहां चलने जा रही है। याद करिए कि मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक पीरियड, ठीक है ना। अब वैदिक पीरियड क्या, जिस पीरियड के बारे में हमको वेदाओं के थ्रू पता चलता है, सिंपल भाषा, वैदिक पीरियड था। अब वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो क्या था, 1500 से लेकर समवेयर 500 बीसी के आसपास आपको मिलता है, कहीं कहीं आपको 600 बीसी देखने को मिलेगा। ये पीरियड था वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड का मतलब मैंने आपको बताया कि इतिहास का वो पीरियड जब हमको इतिहास के बारे में वेदों के थ्रू पता चलता है, वेद के थ्रू पता चलता है। इस वैदिक पीरियड को मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, याद करिए, याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। एक मैंने बोला था क्या, ऋग्वैदिक पीरियड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऋग्वैदिक पीरियड, या फिर इसी को मैंने बोला था और अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। और दूसरा पार्ट मैंने लिखा था लेटर वैदिक पीरियड। क्या? लेटर वैदिक पीरियड। जल्दी से रिकैप करेंगे ताकि आगे चैप्टर जो है ना, ये वाला, ये आसानी समझ में आ जाए। देखो, अब ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या था, 1000 बीसी का। 1000 बीसी क्यों? 1000 बीसी में सर याद करो, आयरन की डिस्कवरी हुई थी, आयरन को डिस्कवर किया गया था। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, याद तो आ रहा है, कुछ कुछ पढ़ाया तो था आपने, रिवाइज नहीं किया हमने, इसलिए कहते हैं पढ़ने से इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करा करो। ऋग्वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो इसका जो पीरियड था वो था 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का। अब अपने आप क्लियर होता जाएगा। और इसका जो पीरियड था वो था 1000 बीसी से लेकर लगभग 500 बीसी तक का, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर इसके पीरियड हैं, और इसकी डिवाइडिंग लाइन जो है इन दोनों पीरियड्स की वो 1000 बीसी थी। अब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में इंसान कहां पर सेटल था। ये पीरियड वो है जब आर्यंस के बारे में हमको पता चलता है ना। ये कौन सा पीरियड है? जब हमको आर्यंस के बारे में बताते हैं, और जो इंडिया में सेटलमेंट हुए वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हुए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उस जगह सेटलमेंट हुए थे। तो उस वक्त
के पीरियड में जो हमको पता चलता है वेद के थ्रू कि भैया उस वक्त की आप देखोगे कि क्या वो व्हाट वाज द इकोनॉमी कैसी थी, तो पता चला इकोनॉमी वाज पैस्टोरल जानवर चरा रहे हैं लोग। मैंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर लोग जानते थे, लेकिन जो मेन ड्राइविंग फोर्स था उस वक्त दैट वाज पैस्टोरल। इकोनॉमी को जो मेन ड्राइव करता था वो पैस्टोरल था, हालांकि लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस वक्त की पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी, लोग जो है बड़ी सिंपल सिंगल यूनिट्स में रहते थे, सिंगल इकाइयों में रहते थे, यूनिट्स। पीपल वर लिविंग इन यूनिट्स, याद करिए, ठीक है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट वाज द सोसाइटी वाज क्लैन बेस्ड। क्लैंस, सारे बिरादरी के लोग एक साथ रह रहे हैं, चाचा मामा फूफा भतीजा सब एक साथ रह रहे हैं। अब जब सारे लोग, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन करते ही नहीं है, कुछ करते नहीं है, क्लैन में लोग रह रहे हैं, यानी लड़ाई वड़ाई होगी नहीं, क्योंकि एक ही घर के लोग हैं। तो कोई ऐसा नहीं है किसी को हमें राजा बनाना है, किसी को अपने अधिकार सबमिट करने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। सिंपल लाइफ थी। पॉलिटी वॉज वेरी सिंपल, लोग रह रहे हैं बस और प्रोडक्शन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और पेस्टोरल से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। मतलब जीवन जो था वो सिर्फ इतना था कि हाँ हमको जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, बस काम खत्म, ठीक है ना। और ऐसा जब जीवन होगा जहां कोई वो कंपटीशन कुछ नहीं होगा, जब मतलब लाइक कुछ भी किसी प्रकार का टसल नहीं है, प्रॉब्लम अलग प्रकार की थी, खाना इकट्ठा करना है ना। प्रॉब्लम ये थी कि बारिश क्यों हो रही समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही थी कि बिजली क्यों कड़क रही समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वक्त के जो लोग थे उनका रिलीजन डिफरेंट टाइप का था, समझ रहे हो ना, प्रेइंग दी थिंग्स, राइट। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। एंड देन आई सेड कि भाई 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई, और आयरन की डिस्कवरी से बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला। क्या फर्क देखने को मिला? फर्क ये था कि अभी जो लोग यहां पर रह रहे थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडिया में, अब इस आयरन से उन्होंने क्या बनाया, आयरन प्लाव बनाया, है ना। और उस आयरन प्लाव से जंगलों काटना शुरू किया, क्योंकि जंगल इतने यहाँ पर जो यूपी बिहार के जंगल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत पानी मिलता है तो बहुत स्ट्रांग है, वहां पर जड़ें बहुत मजबूत है, काटना बड़ा मुश्किल था। इस आयरन की मदद से उन लोगों ने जंगल काटे और यूपी बिहार के एरिया में सेटल हो गए। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप लोग यही लोगों को आप लेटर वैदिक पीरियड में यूपी बिहार में देखोगे। अब इनकी इकोनॉमी यहां बदल गई। अब इनकी इकोनॉमी कैसी हो गई? नाउ इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स। अब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर निर्भर थे और यहां से ज्यादा पैसा कमा रहे थे। अब जब एग्रीकल्चर में कुछ लोग पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, कुछ लोग कम रह जाएंगे। तो लोग जो है यहां पर पॉलिटी जो है वो बदल गई। अब यूनिट्स में नहीं लोग नहीं रह रहे थे, इकाइयों में नहीं रह रहे थे, अब लोग जनपदा में रहने लगे। जनपद, जना मतलब लोग, पद मतलब पैर, फुट, प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, जनपद में रह रहे थे लोग। ठीक है, देख रहे हो क्या फर्क आया? इकोनॉमी बदली तो पॉलिटी ऑल्सो बदल गई। फिर उसके बाद मैंने कहा था सोसाइटी पहले कैसा था, क्लैन बेस्ड थी, लेकिन अब सोसाइटी कैसी हो गई, वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, वर्णा सिस्टम देखने को मिलता है। एंड देन रिलीजन आप देखोगे कि भैया ब्राह्मणिकल रिलीजन इस वक्त यहां पर क्या हो रहा है, ब्राह्मणिकल रिलीजन डोमिनेट कर रहा है। ये बात हमने यहां डिस्कस करी थी, या राइट और रॉन्ग? यहां तक समझ में आ गया? याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई इसके बाद कौन सा पीरियड आता है, इसके बाद हम देखेंगे महाजनपदों का पीरियड, महाजनपदास। और इस जगह महाजनपद मैंने डिस्कस किए थे, तो मैंने कहा था 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें से फाइनली आपको देखने को मिला कि मगध जो है, मगध वो फाइनली सबसे प्रोमिनेंट और सबसे पावरफुल निकल के आता है। हालांकि मैंने आपको पहले 4 बताए थे कि 4 थे, लाइक 16 महाजनपद तो पूरे बताए थे, अंग मगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्सा कवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरसेन, है ना। लेकिन मैंने कहा था कि 4 जो थे वो काफी एक दूसरे लड़ रहे थे, कहीं किसी की मैट्रिमोनियल लाइंस हो गई, लेकिन स्टिल लास्ट में मगध और कौशल इन दोनों की राइवलरी बहुत सालों तक चलती है। और मैंने कहा था मगध क्यों जीता या मगध पावरफुल क्यों हुआ, बिकॉज 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नदियां बह रही हैं, पहाड़ है, अटैक करना मुश्किल दुश्मनों को। दूसरा, मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आयरन और प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आयरन के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स या फिर हथियार ज्यादा बना पाए। और तीसरा, आर्मी मेंटेन करी। मैंने बताया था नंदास के टाइम पे हाथियों का प्रेजेंस था। याद करिए ये सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त मैंने आपको जब ये सब पढ़ाया था तो मैंने आपको यहां पर बेसिकली डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको हरियंक डायनेस्टी बताया, है ना। फिर मैंने आपको सिसुनाक डायनेस्टी के बारे में
नाग डायनेस्टी जो है उसके बारे में आपको बताया, नाग डायनेस्टी। देन मैं आपको नंदास के बारे में डिस्कस कर रहा था, नंदास के बारे में बताया। एंड देन फिर उसके बाद अगले चैप्टर में यहीं से आपको अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में यहां पर मैंने आपको डिस्कस किया था इसके नेक्स्ट चैप्टर के में। ये कई सारे चैप्टर का मैंने क्रक्स करके बताया हूं। एक चैप्टर ये था आर एस शर्मा में, एक चैप्टर फिर ये था आर एस शर्मा में, फिर एक चैप्टर खाली ये था आर एस शर्मा में, फिर एक चैप्टर खाली ये था अलेक्जेंडर एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, इसे मैंने डिस्कस किया था। तो बेसिकली जब मैं ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहा था, हरियांग डायनेस्टी वाला ये सब, तो यहां पर हमने देखा था, जैसे मैंने बताया बिंबिसारा, तो बिंबिसार के पीरियड में लॉर्ड बुद्ध प्रेजेंट थे। मतलब क्या बिंबिसार लॉर्ड बुद्ध से मिले? बिफोर एनलाइटमेंट मुलाकात हुई थी, ऐसा सोर्सेस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आज जो हम पढ़ेंगे वो ये कि स्टेट का स्ट्रक्चर क्या था जब ये लोग यहां पर हैं। तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग दिस महाजनपद का पीरियड। कोई महाजनपद है, मान लो कौशल की बात करें, लिच्छवी प्रिंसेस है, लिच्छवीज का है ना, तो किस प्रकार से स्टेट चल रही थी वहां पर। राजा है, उसके नीचे कौन होता था, उनके मिनिस्टर्स क्या काम करते थे, कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टैक्सेशन का प्रोसेस क्या है, आर्मी को कैसे यहां पर खिलाया पिलाया जा रहा है, ये सब चीजें जो है हमें आज समझनी है। तो चैप्टर का जो क्रक्स है, जो आप नाम यहां देख रहे हो ना, ये चीज वो यहां क्लियर हो जाएगी कि चैप्टर का नाम ये क्यों है, स्टेट का स्ट्रक्चर। कब का? एज ऑफ बुद्धा। और एज ऑफ बुद्धा मतलब आप ये बात समझ गए हो कि एज ऑफ बुद्धा का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एज ऑफ बुद्धा का मतलब महाजनपद के पीरियड के टाइम की बात यहां पर हो रही है। आई होप दिस थिंग इज नाउ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि हम पढ़ने क्या यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए अब पूरा मैं आपको एक बढ़िया तरीके से फ्लो चार्ट बना के आउटलाइन कर दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्लाइड्स पे जाएंगे। स्लाइड्स को जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है सिंपली हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए अगर मैं कहूं कि आपको मटेरियल लाइफ समझनी है, अब मटेरियल लाइफ समझ रहे हो ना, लोग उस वक्त क्या खा रहे थे, क्या कैसे रह रहे थे, किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, मटेरियल लाइफ। तो भैया हमें अगर ये समझना है कि नॉर्थ इंडिया में मटेरियल लाइफ कैसी थी, तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा, ये मतलब 3 सोर्सेज के थ्रू हमको पता चलता है, 3 सोर्सेज के थ्रू हमको ये चीज पता चलती है। कौन कौन सा? एक तो पाली टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट जो है वो हमको काफी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मटेरियल लाइफ उस वक्त नॉर्थ इंडिया में कैसी चल रही थी। देन उसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत सूत्र टेक्स्ट, हमको इसके थ्रू पता चलता है। एंड देन ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजी, कुछ खुदाइयां भी हुई तो उसके थ्रू भी हमको यहां पर पता चलता है। तो हमें मटेरियल लाइफ समझनी है नॉर्थ इंडिया की, तो हमको इन 3 टेक्स्ट पे हम डिपेंड रहे, और इन 3 टेक्स्ट के थ्रू आज का पूरा चैप्टर हम समझेंगे कि हम इन 3 टेक्स्ट के थ्रू कैसे कैसे जान पाए कि क्या मटेरियल लाइफ उस वक्त के लोगों की रही होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर हम मटेरियल लाइफ यहां पर जानना चाह रहे हैं, अगर हम यहां पर ये चाह रहे हैं कि हम इसकी मटेरियल लाइफ जाने, नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ इंडिया की मटेरियल लाइफ, तो मटेरियल लाइफ बेसिकली यहां पर हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम मटेरियल लाइफ देखेंगे टाउन्स में क्या चल रही थी, शहरों में, और एक तरफ हम मटेरियल लाइफ देखेंगे विलेजेस में क्या चल रही थी, रूरल एरियाज में। अब देखो बिल्कुल बेसिक्स है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स या रॉकेट साइंस नहीं है, हमें मटेरियल लाइफ समझनी है। अब आज का टाइम समझो, अगर आपको आज के वक्त का कोई चीज, कोई आप जहां भी रह रहे हो, मान लो आपको उस जगह की चीज समझनी है, मान लो आप कोई शहर में रह रहे हो, ठीक है, अब आपको समझना है कि उस वक्त क्या मटेरियल लाइफ थी, तो जाहिर सी बात है आप कुछ शहरों को देखोगे, आप कुछ गाँव को देखोगे, और एक बात कॉमन आपको समझ में आएगी, वो ये कि जो टाउन्स हैं, जो टाउन्स होते हैं, शहर होते हैं, वो कहीं ना कहीं विलेजेस पे डिपेंड होते हैं, कहीं ना कहीं विलेजेस पे डिपेंड होते हैं। सर कैसे डिपेंड होते हैं, ये कौन सी बात आपने कह दी, शहर गांव पे डिपेंडेंट है? जी हाँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल भाई शहर है, बड़ा अच्छा आपको हाई फाई मार्केट मिल सकता है, रिलायंस के द्वारा सेटअप किया गया है ना, मोर मार्केट होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, सब्जियां मिल रही है अंदर। अरे मालिक सब्जी आ कहां से रही है? विलेजेस में, खेतों में उग रही है। खेत कहां मिलेंगे? गांव, रूरल एरियाज मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि गांव में अक्सर क्या होता है कि वहां पर डेयरी होती है, भैंस लोग रखते हैं, है ना, और जो भी वहां पर मिल्क का वो करते हैं, जो भी दूध दोते हैं, तो उसको लेके आते हैं शहरों में, और फिर जाके शहरों में बेचा जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको गांव से मिलती है। मतलब एक तरह से जो विलेजेस होते हैं, यहां पर मैं इसको बोलूंगा इस पर्टिकुलर एरिया को, कि जो रूरल एरियाज हैं, जो आपका रूरल एरियाज है, ये रूरल एरियाज एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल यहां से आपको प्रोवाइड होता है, और यही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जो है फिर कहां ले जाएंगे इसको भाई, यही रॉ मटेरियल फिर आपको टाउन्स में जाना पड़ता है, तब जाके टाउन्स में फिनिश गुड्स देखने को मिलते हैं।
ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, क्लास 10th के एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा। रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल रहा है, टाउन्स में जाके वो फिनिश प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। यही चलता था, यही चल रहा था, और ये तो अंग्रेजों के टाइम समय तक चलता रहा है ना। ग्रामीण चीजें हमारे यहाँ से ले लेके लंदन में जा बना बना के भेजने लगे। ठीक है, तो अगर हमको मटेरियल लाइफ पढ़नी है तो हमको टाउन्स और हमको विलेजेस दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की चीजें लोगों को चाहिए थी। ठीक है, जब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा यहाँ पर टाउन्स को, चलिए शुरू करते हैं। एक क्रक्स में पहले चीजों को कवर करेंगे। टाउन्स बना लीजिए मेरे साथ फ्लो चार्ट, और इसी में आपका पूरा समझ लीजिए 1.5 पन्ना एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इस स्लाइड में पूरा 1.5 पन्ना क्लियर हो जाएगा। आइए, फर्स्ट मटेरियल लाइफ समझने हैं अगर हम लोग टाउन्स की, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं पूरा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे मैं लिखूंगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ये क्या है? ये जो फेज हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो आपका एज ऑफ बुद्धा वाला देखने को मिल रहा है, महाजनपदा, इसको हम लोग एक्चुअली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का फेज भी कहते हैं। अब ये कैसा फेज है, ऐसा नाम क्यों रखा गया? बेसिकली ये वो फेज है जब हमको बर्तन किस प्रकार के मिलते हैं वो समझ में आ रहा है। बर्तन देखिए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड यानी काफी चमकते हुए बर्तन है। वेयर का मतलब समझ रहा हो, बर्तन यूटेंसिल्स हो गया। तो यहां पर जो आप बर्तन देख रहे हो वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहां पर आपको बर्तन क्वालिटी का देखने को मिलता है। इसका ये इंप्लीकेशन होता है कि हाँ, इसका मतलब शहर में लोग जो है बड़े ही सेटल्ड थे, पैसा था उनके पास और एक स्टैंडर्ड से रह रहे थे, तभी तो बर्तन अच्छे रख रहे थे। समझ रहे हो कि मतलब ये बात क्लियर हुई? मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार का बर्तन था। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है कुछ इस प्रकार का आपको ये मिलेगा। ऐसे कितने शानदार बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है लोग जो है काफी अच्छे तरीके से सेटल्ड थे और लाइफ उनकी अच्छी चल रही थी। अच्छे क्वालिटी के बर्तन, मतलब स्टैंडर्ड था जीने में। तो टाउन्स में मटेरियल लाइफ में पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई लोग जो है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात समझ में आ गया? मटेरियल लाइफ क्लियर हो रही है यहां से। इसका मतलब क्या है कि सीधी बात यह है कि लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा था। बर्तन आप सोचो कि अगर आप, भाई होता है ना कि कई जगह आप गांव में जाओगे तो शादियों में खाना परई में खिलाते हैं। परई मतलब मेरा भी गांव है, ठीक है, इलाहाबाद के पास। तो मैं भी कई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है परई में खाना खाओ तो बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसमें। ठीक है, तो परई में रखते हैं। कभी आप और देखोगे तो पेपर प्लेट्स भी लोग रखते हैं। ठीक है, फिर आप और देखोगे तो आपकी मैल्मो प्लेट्स भी आती हैं। कहीं क्रॉकरी भी इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े हाई फाई 5 स्टार होटल्स के अंदर और अच्छी क्रॉकरी होती है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इस प्रकार से अगर यहां पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर अब मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है, तो मतलब लोगों का स्टैंडर्ड और लोगों का लिविंग जो तरीका है वो और बेहतर अच्छा हो चुका है। क्लियर है? इसके अलावा नंबर 2, वापस आते हैं इसकी, मैम वापस आते हैं। यस, नंबर 2 पहले हम सब क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्लाइड्स पढ़ेंगे तो हमें अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हमको जो घर दिखते हैं, स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वो मड के दिखते हैं, मड स्ट्रक्चर्स। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि आपको वुडन पैलिसेड्स भी बोलते हैं इसको, वुडन पैलिसेड्स, यानी वुडन के कोई मान लो घर वर टाइप के लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई हुई चीजें, तो ये भी हमको यहां पर जो है वो मिलती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, तुम ऊपर चले जाओ, पैलिसेड्स। ठीक है, हालांकि मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमको जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मड के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, हमको जो वुडन पैलिसेड्स के मतलब जो हमको दिख रहा है वो ये कि हाँ, मतलब एक तरह के घर भी अच्छे मिल रहे हैं। बर्न्ड ब्रिक्स के पहले हमने हड़प्पा के टाइम पे देखे थे। ठीक है, वो बड़े अच्छे थे वहाँ, तो बहुत बड़े गजब क्वालिटी का बर्न्ड ब्रिक्स होता था। लेकिन अभी जो यहाँ देखने को मिल रहा है, मड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमको वुडन पैलिसेड्स भी देखने को मिल रहा है जो प्री मॉडर्न टाइम्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नंबर 2। फिर उसका नंबर C, हम एक बात और कह सकते हैं कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हालांकि जो हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिले, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन एक बात का इंडिकेशन जरूर मिलता है कि बहुत ज्यादा थे। तो इसकी वजह से ये क्लियर होता है कि हाँ, पॉपुलेशन जो है उस वक्त टाउन्स में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी देखिएगा। फिर हम यहां देखेंगे कि यहां पर अब जो लोग शहर में रह रहे थे उन्होंने गिल्ड्स फॉर्म कर लिए थे। गिल्ड मतलब क्या होता है? एक तरह से ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए
हम कहेंगे कोई मान लो हम एक प्रकार के लोग बता रहे हैं कारपेंटर जैसे, तो कारपेंटर्स का एक ग्रुप बन गया, गिल्ड बन गया। तो जब लोग गिल्ड्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो उनकी नेगोशिएटिंग पावर होती है बहुत बेटर हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए होता है ना, लोहार है तो एक ग्रुप्स में रह रहे, गिल्ड बना लिया उन्होंने अपना, ठीक है। फिर एक दूसरे काम कर रहे हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने अपना अलग गिल्ड बना लिया। तो इस प्रकार ये कुछ 18 गिल्ड्स जो हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी बताता है कि 18 गिल्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बन गए थे, ठीक है। और जो भी शहर के अंदर आप देखोगे जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या था, वो सब जगह उनकी लोकेटेड, मतलब सब जगह डिसाइडेड थी, सब जगह जो है कहाँ पर क्या होगा, सेपरेट, ऐसे लिख लीजिए आप, डेफिनेट प्लेसेस और स्ट्रीट्स, मतलब सबकी अलग अलग स्ट्रीट थी। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आप जिस शहर में रह रहे हो, आपको पता है कि यार ये सब्जी मंडी है, ऐसा तो है नहीं सब्जी मंडी पूरी फैली रहती होगी, एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर सब्जी मंडी लगती है ना। आपको पता है इस जगह यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरे लोहे का आइटम मिलेगा, हार्डवेयर का आइटम मिलेगा। आपको पता है इस जगह आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरा सीमेंट का आइटम मिल जाएगा, घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का आइटम मिल जाएगा। तो क्या है कि उस वक्त भी टाउन्स में देखोगे कि बढ़िया एकदम हर तरह की स्ट्रीट्स अलग अलग थी, कि भैया इस सड़क पर चले जाओगे तो इस सड़क पर ये सामान मिल जाएगा, इस सड़क पर जाओगे तो ये सामान इस जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये एक चीज है कि डेफिनेट प्लेसेस और स्ट्रीट्स जो हैं वो यहां पर क्या थी, वो यहां पर बनी हुई थी। तो ये एक बेटर प्लानिंग दिखाता है कि हाँ ये टाउन्स में क्या हो रहा है, टाउन्स एक बेटर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर हम इन चीजों को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो टाउन्स थे दोस्तों, यहां पर टाउन्स की जो मटीरियल लाइफ थी वो इस प्रकार की थी, टाउन्स की मटीरियल लाइफ इस प्रकार की थी दोस्तों कि यही हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन। यस, अब मैं इसको सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों बोल रहा हूं, क्या पहला अर्बनाइजेशन हो चुका है? जी हाँ, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन क्या, फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, हड़प्पा का पीरियड। हड़प्पन के पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम जो मिलता है, रोड्स कटिंग एट 90 डिग्रीज, इमेजिन करो ना आज के टाइम पे, बस सोचो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। आज आप जहां खड़े हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो कि भाई गली मोहल्ले, भाई भाई धरती तो थी ना, कुछ है थोड़ी था, इतिहास आप पढ़ रहे हो, अरे पता नहीं कैसा रहा होगा। अरे सिंपल नॉर्मल सोचो, इंसान रहे होंगे, वही धरती है, वही मिट्टी रही होगी, बस ये है कि रोड्स बड़ी चकाचक 90 डिग्रीज पे। अब ऐसा मड सीमेंटेड रोड्स नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन रोड्स कटेंगे 90 डिग्री, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ही गजब का था उस वक्त का। तो इसलिए इस वाले फेज को, क्योंकि देखो ये जो आपका फेज है हड़प्पा वाला, वो कहीं ना कहीं 2200 1500 बीसी के आसपास खत्म हो जाता है, या फिर है ना रफली, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ 1600 1700 1500 के आसपास हड़प्पा का फेज खत्म हो जाता है। और उसके बाद 1500 से लेकर 500 तक हमें कोई भी टाउन्स का कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको 1500 तक तो आपको जगह में चीजें मिलती हैं, 1500 तक अबाउट दी हड़प्पा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक, लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, फिर मैंने आपको बताया लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है। तो यहां तक आते आते 500 बीसी तक आते आते आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने इस पीरियड में कभी कोई शहर की बात नहीं करी, मैंने कोई भी सिटीज की टाउन्स का डिस्कशन नहीं किया। हड़प्पा में किया कि भैया हड़प्पा में इतना शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, हड़प्पा में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सिटाडेल था, ग्रेट बाथ था, डॉकयार्ड था, शिप्स का आना जाना था। लेकिन इस वाले पीरियड में हमने कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करी, क्योंकि कोई भी इस तरह का सिटीज का वर्णन देखने को मिलता ही नहीं है। इसके बाद हमको 500 बीसी मिलेगा। इसीलिए ये वाला जो है, इसके पहले का फेज जो है वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, और ये वाला जो फेज है वो हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए जो भी टाउन्स थे, यहां पर पॉइंट नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर, अरे ये क्या हो गया, फिर से आ गया, यस। देखिए यहां पर आप देखोगे कि पॉइंट नंबर ABCDE, यस, जो भी यहां पर टाउन्स थे, वो टाउन्स में देखो कोई भी शहर है, शहर में सरकार होती है ना, तो वो सीट ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। ऐसे मान लो दिल्ली है, सीट ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन साथ में आप देखोगे सीट ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ आप देखोगे दूसरा पॉइंट कि वहां पर मार्केट भी बन जाता है, मार्केट भी बन जाता है। तो वो एक टाउन, वहां पर सरकार भी चल रही है और वो कमर्शियल मार्केट भी हो। जैसे आप डिस्कस करेंगे दिल्ली की बात, तो दिल्ली में सरकार भी है और वो एक कमर्शियल प्लेस ही बन चुका है जहां पर ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, राइट। तो ये इस प्रकार का सेटअप भी इस शहर में था। ऐसा नहीं खाली सरकार हो, टाउन्स अलग, जब बिजनेस का जगह अलग हो, ऐसा नहीं था। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा यस ट्रेड रूट्स, अब ट्रेड रूट्स बहुत सारे बन गए थे। पॉइंट नंबर ई से एफ पे आ जाइए। अब ट्रेड रूट्स यानी कि ये जो आप सिटीज देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर वो देख रहे हैं, टाउन्स देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टाउन्स की बात करी हमने, महाजनपदों की बात करी, ठीक है। एनसीईआरटी आपके इन टाउन्स का यहाँ पर वर्णन बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, कपिलवस्तु हो गया, वाराणसी हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा, ये सारे जो आप जगह देख रहे हो ना, ये सारे टाउन्स जो आप देख रहे हो जिनके बारे में हमको पाली और संस्कृत टेक्स्ट में मिलता है, ये सारे टाउन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। अब सड़कें बन गई है ना, एक दूसरे से कनेक्शन स्टार्ट हो गया। अब आप बताओ ये ट्रेड रूट्स बने, अगर ट्रेड रूट्स बने तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनके बीच में ट्रेड शुरू होगा। और ये हमें कैसे कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर आती है, इसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं, निष्क और सतमाना, दो वर्ड्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा निष्क, निष्क, और दूसरा लिखिएगा एंड सतमाना, सतमाना, ये टर्म्स यूज हुए हैं फॉर कॉइन्स। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, आपको साथ में इसके पंच मार्क्ड कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या है, कोई सिक्का है मान लीजिए, अब वो सिक्के पे किसी ना किसी प्रकार की पंचिंग करी गई, जैसे मान लीजिए पेड़ का निशान बना दिया गया, जैसे मान लीजिए उस पर कोई बुल का निशान बना दिया गया, उस पर लोटस का निशान बना दिया गया, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इशू करती रही हो। ऐसा हो सकता था कि भाई ट्रेडर्स जो है ना, जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब भाई मैंने कोई सामान भेजा, अब ये सामान मेरी तरफ से भेजा गया है, उसी पर्टिकुलर पर्सन को पहुंचना चाहिए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से पंच मार्क कर दिया, तो एक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा साथ में उसकी वैल्यू हो जाती थी। भाई क्या है, भाई नोट भी क्या है, देयर इज नथिंग, कागज है, बस उसकी वैल्यू इसलिए क्योंकि उस पर आरबीआई की गवर्नर के साइन है, उसमें लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 100 रुपीज, सम ऑफ 500 रुपीज, तो उस पेपर की वैल्यू सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर आरबीआई की वो साइन है और वो लीगल टेंडर है कि आप इसको देंगे तो आपको इतना सामान मिल जाएगा। ऐसे ही उसमें पंच मार्क कॉइन्स होते थे कि आपका ये कॉइन है, इस पे अगर बुल की वो लगी है, इंग्रेविंग है, मोहर लगी है, या आप देंगे, इससे आपको सामान मिल जाएगा। तो पंच मार्क कॉइन्स भी उस वक्त यहाँ पर चल रहे थे। तो टाउन्स में एक फीचर यहाँ पर ये भी था कि कॉइन्स का यहाँ पर एग्जिस्टेंस हो रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ABCDEFGH, दैट इज राइटिंग। अब देखो राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अभी सब आगे डिस्कस भी करेंगे हम। राइटिंग का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि मान लीजिए आपको टैक्सेशन, आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड में जो भी आपका लेन देन हुआ, जो भी आपने पैसा दिया, पैसा लिया, सामान लिया, सब लिखित पर लिखा पढ़ी में हो सकता है, और वो अलाव वो होता है राइटिंग के। तो राइटिंग जो है समवेयर आप देखोगे इस पीरियड में शुरू हो गई थी, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर जान भी रहे हैं, डिसफर भी कर पाए। और साथ में जैसे मान लीजिए टैक्स कलेक्शन करना है, तो टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब चीजें नोट करने में यहाँ पर काम आती है, और इस वजह से राइटिंग का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो टाउन्स में मटेरियल लाइफ किस प्रकार की थी, ये आपको यहाँ पर अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया कि टाउन्स की मटेरियल लाइफ को हम सेकंड अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। रीजंस आपके सामने हैं क्या, कि भाई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जैसे बर्तन हमारे अच्छे अच्छे मिलने देखने को मिलते हैं, मड स्ट्रक्चर्स वाले चीजें जो हैं बने हुए। अच्छा, एक्सकेवेशन में इनका कुछ नहीं मिला, क्यों, क्योंकि मड के बने, सर्वाइव ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मड स्ट्रक्चर्स, वुडन पैलिसेड्स जो भी हमको मिलते हैं, हमको वो समझ में आता है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी उस वक्त तक, ठीक है, लोग गिल्ड्स में बना लिए थे, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए ग्रुप बन गया था, और उनकी शहर के अंदर जगह डिसाइड थी कि तुम लोगों की ये जगह है, यहाँ पर तुम लोग अपना रह सकते हो और बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड रूट्स यहाँ पर हो गए, यानी कि अलग अलग सिटीज, टाउन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड स्टार्ट हो गए, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट राइटिंग। क्लियर है, तो ये यहां पर होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। नाउ एज आई सेड आपको मैंने यहां पर अभी जो बोला कि भाई इन टाउन्स को, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनके क्या फीचर थे, इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूरल एरियाज की जरूरत थी, क्योंकि रूरल एरियाज में आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है, देन उसके बाद आपको सिटीज के अंदर फाइनल गुड्स देखने को मिलता है। जी हाँ, तो यहां पर मैं आपको विलेजेस की बात करने जा रहा हूं, और विलेजेस के यहां पर 3 क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं, यानी कि विलेजेस जो हैं वो 3 प्रकार के यहां पर विलेजेस एग्जिस्टेंस में आए 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस, और इन तीनों को समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से इनकी इकोनॉमी भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, एक विलेज थे जो बहुत ही नॉर्मल टिपिकल विलेज है, एक बहुत ही टिपिकल विलेज है, टिपिकल विलेज मतलब इसमें आप देखोगे तो नॉर्मल कास्ट के लोग यहां पर रह रहे हैं, ठीक है। ये यहां पर आप देखोगे एनसीईआरटी में वर्ड बता रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी, यस,
फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूडेड द टिपिकल विलेज इनहेबिटेड बाय वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज यहां पर रह रही हैं, नॉर्मल टिपिकल जैसे आज के टाइम पे आप ही विलेज देखते हो। और इसको जो हेड कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, भोजक। क्या बोलते हैं, भोजक। नोट करिएगा जरा, भोजका या भोजक। क्लियर है, फर्स्ट टाइप ऑफ विलेज। सेकेंड टाइप ऑफ विलेज जो है वो है सब अर्बन विलेजेस। सब अर्बन विलेजेस, ठीक है, सब अर्बन विलेजेस। अब ये जो विलेज है ये एक तरह से मैं ऐसे बोलूंगा कि दीज विलेजेस बिकम अ लिंक बिटवीन दी टिपिकल विलेज या फिर टाउन्स एंड दी जो और टिपिकल विलेजेस हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि सेकेंड इंक्लूडेड सब अर्बन विलेजेस विच वेर इन द नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेज। अब ये क्राफ्ट विलेज की तरह यहां पर जाने लगे, तो क्या बोलने लगे, क्राफ्ट विलेज। समझाता हूं कैसे, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट बस इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। क्राफ्ट विलेज, अभी देखो एनसीईआरटी में और करके लिखा है, फॉर इंस्टेंस क्या, अ कारपेंटर्स विलेज और चैरियट मेकर्स विलेज ले इन द विसिनिटी ऑफ वाराणसी। बनारस के विसिनिटी में, यानी कि मान लीजिए कि ये एक आपका सिटी है, ये आपका मान लीजिए क्या है, सिटी है, ठीक है ना, दिस इज योर वाराणसी। अब वाराणसी में यहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन इसके जो आपको आउटस्कर्ट्स मिलेंगे, यानी कि जो शहर से लगे हुए एकदम गांव होते हैं, जैसे आप कभी किसी शहर से निकलते हो तो आपको देखने को मिलता होगा कि हाँ, जैसे ही निकले तो ऐसा नहीं है कि एक बार की शहर खत्म हो गया, आपको कुछ ऐसे एरियाज मिलते हैं जो थोड़े से रूरल हो जाते हैं, एकदम रूरल भी नहीं होते हैं, थोड़े से रूरल होते हैं, और शहर का आउटस्कर्ट्स बोलने लगते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होंगी, छोटी छोटी बिल्डिंगें होंगी, थोड़ा गांव का इलाका, इनको हम लोग बोलते हैं सब अर्बन विलेजेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब अर्बन विलेजेस। ये बात समझ में आ गई। और यही वो विलेज हैं जो क्राफ्ट विलेज कहे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इस वाराणसी से और दूर जाओगे सब अर्बन विलेज से, तो आपको यहाँ पर ऐसे मान लो ये विलेज है, यहाँ पर एक विलेज है और ये विलेज में यहाँ लोग रह रहे हैं, ये विलेज में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, एक विलेज यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम दूर होंगे विलेज, हाँ, शहर से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रॉपर, 25 किलोमीटर दूर, इस प्रकार के विलेज होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो विलेज है सब अर्बन विलेज की एक तरीके से इनके बीच का, यानी कि सिटी का और इसका, इनके बीच का लिंक बन गया। मान लीजिए यहां से कोई चीज पहले यहां पर आई सब अर्बन विलेज में, सब अर्बन विलेज में यहां पर क्या हुआ, लोगों ने और प्रोड्यूस किया चीजों को, क्राफ्ट वाली चीजें, और फिर उठा के क्या किया, उसको शहर में बेच दिया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ के लोग सीधे ला के चीजें यहाँ बेच रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। ये जो विलेजेस आप देख रहे हो कैसे रह रहे हैं, इस पूरे सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेटलमेंट को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। मतलब लोग न्यूक्लियस की तरह यहां पर रह रहे हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। बात समझ में आ रही है, किस प्रकार से रह रहे हैं, मतलब यहाँ, और इन लोगों की लैंड जो है वो आपको इन गांव के बाहर मिलेगी, लोग यहाँ रह रहे हैं और इनकी लैंड जो है आपको इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होता था कि लैंड का डिवीजन भी कैसे करते थे कि सब फैमिली को, फैमिली वाइज लैंड बांटी जाती थी, लैंड का डिवीजन होता था, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड्स में, और लैंड को फैमिली वाइज बांटते थे। इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को जब लैंड बांट रहे हैं, इसका मतलब कि आप उनको प्राइवेट लैंड बना रहे हो, उनकी खुद की लैंड बना रहे हो, उनकी ओनरशिप कर रहे हो आप लैंड के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर चलता था। तो बेसिकली यहां पर ये आप समझ पा रहे होगे कि ये भी विलेज है, ये भी विलेज है, दीज आर लाइक बॉर्डर विलेजेस। क्या इनको क्या बोल रहे हैं, थर्ड प्रकार का विलेज आ जाओ, दिस इज बेसिकली बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर विलेज। अब ये जो बॉर्डर विलेज है, इनमें आप काम देखोगे तो कैसा काम है, ये वाले नहीं, और बाहर के विलेज, इनको बोलेंगे यहां पर आप देखोगे ज्यादातर हंटिंग हो रही होगी, हंटिंग, है ना, ये वुड्स में जाके हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अर्बन विलेज में और क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली दीज विलेजेस सर्व्ड एज मार्केट्स फॉर दी अदर विलेजेस एंड लिंक। तो ये दूसरे विलेजेस के लिए मार्केट है, यानी क्यों, यहां से लोग गांव से सामान लेके आए और सब अर्बन विलेज में लाके बेच दिया, ठीक है ना, नहीं गए सीधे शहर में बेचना, इनका सिस्टम ही नहीं था, सब अर्बन विलेज का सिस्टम होता है ना। तो यहाँ पर मान लो गांव में जो ज़मीनें हैं सस्ती होती हैं, लोग वहाँ पर, उनकी डेयरी है, भैंस की पूरी वो डेयरी है, दूध वहाँ से उनको निकाला और ला के यहाँ पर वो कर दिया। अब यहाँ से लोग बेचते रहते हैं, कमाते रहते हैं, ठीक है ना। तो रहना भी उनका सस्ता हो गया और काम भी हो गया, इस प्रकार की। फिर लिखा हुआ आगे, एंड लिंक द टाउन्स विद द कंट्री साइड।
टाउन्स को कंट्री साइड से एकदम लिंक कर दिया, ये सब अर्बन विलेजेस हो गए, है ना। टाउन्स को कंट्री साइड से लिंक करने का काम भी कर रहे हैं। फिर लिखा है थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ बॉर्डर विलेजेस सिचुएटेड ऑन द लिमिट्स ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड के एकदम लिमिट्स में, एकदम एक्सट्रीम लिमिट्स में यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के विलेजेस का यहाँ पर वर्णन जो है वो एनसीईआरटी करता है कि 3 प्रकार के विलेज थे। एक टिपिकल विलेज था जिसका हेड यहाँ पर क्या है, भोजक जिसको बोला जा रहा है। देन एक सबअर्बन विलेज है, क्राफ्ट विलेज है, और ये जो विलेज है ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये एक लिंक की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग काम यहाँ पर ये विलेज कर रहा है, ठीक है ना। एंड देन यू हैव बॉर्डर विलेजेस। और साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई कि जो विलेज है, ये जो विलेजेस हैं, इन विलेजेस में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आई, क्या कि एक तो डिवीजन ऑफ लैंड हो रहा है, डिवीजन ऑफ लैंड, और लैंड कैसे बांटी जा रही है, कल्टीवेबल प्लॉट्स, कल्टीवेबल प्लॉट्स यहां पर दिए जा रहे हैं, कल्टीवेबल लैंड यहां पर दी जा रही है। और ये जो लैंड बांटना हो रहा है ये फैमिली वाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है, फैमिली वाइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होने लगी, प्राइवेटली ओनरशिप उनको यहां पर देने लग गए, ठीक है ना। तो वी आर लाइक कि हाँ हम प्राइवेट सिस्टम अभी नहीं आई है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम कुछ तरीका ऐसा हो रहा है, कुछ सिस्टम देखने को मिल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड की तरफ हम लोग यहां पर अब प्रोसीड कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो विलेजेस के अंदर यहां पर ये सिस्टम था, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा और कैसे लगेगा कि प्राइवेटाइजेशन फैमिली वाइज दी गई, फैमिली वाइज के साथ साथ प्लस यहां पर अब फेंसिंग हो गई, फेंसिंग ऑफ लैंड होने लगा, ठीक है। लैंड जो है फेंस मतलब ये कहां आ रहा है, वैसे मान लो कि गांव है, ठीक है। अब गांव में जो भी जमीनें हैं लोगों की, तो जमीनों लोगों की जमीन है, उन जमीनों को कैसे बांटा गया, कल्टीवेबल लैंड इनको मिली, उनको मिली, कोई बहुत अमीर है, कोई बड़े हैं, ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उनको बड़ी लैंड मिल गई। इस प्रकार से लोगों को गांव में जमीन मिली, बटी, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली वाइज दी गई। अब फैमिली वाइज मतलब इस पूरी फैमिली को इतनी जमीन, तो सारे फैमिली वाले जो हैं वो क्या करेंगे, वो एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, लैंड की फेंसिंग कर दी। अब यही फैमिली वाले हैं प्लस क्या करेंगे, इरिगेशन के काम करेंगे। भाई आपको अपनी लैंड पे पानी खेती करनी है तो यही फैमिली वाले क्या करेंगे, इरिगेशन पे काम करेंगे। लेकिन ये जो इरिगेशन होगा, ये इरिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द विलेज हेड, ठीक है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेड, अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेड, अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेड यहां पर ये हो रहा हो। क्लियर है, ठीक है ना। यहां तक होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब और आगे कहानी बढ़ती है, और आगे कहानी बढ़ाता हूं मैं, और यस अब आता है अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम। देखिए अब ये जो यहां पर विलेजेस में रहने वाले लोग पीजेंट्स जो हैं, जरा समझिएगा, ये जो विलेजेस में विलेजेस हैं, इन विलेजेस में कौन रह रहा है, इन विलेजेस में रह रहे हैं पीजेंट्स, ठीक है ना। अब इन पीजेंट से कहा गया 2 तरह की चीजें, एक तो इनके ऊपर टैक्स भी लगाया गया, और दूसरा इनको अब यहां पर बलि देने को बोला गया, मैंडेटरी। यानी अभी तक तो वो क्या था, अभी तक ऑप्शनल होता था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, ये चीज मैंडेटरी होने लग गई, ठीक है ना, ये चीज मैंडेटरी होने लगी। तो पहले मैं आपको यहां पर खाली पीजेंट्स के टैक्स के बारे में बता देता हूं कि जो विलेज पीजेंट्स है वो यहां पर क्या टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स कितना, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। इस टैक्स को कलेक्ट कौन करता था, कलेक्टेड बाय रॉयल एजेंट्स, कलेक्टेड बाय रॉयल एजेंट्स। अब ध्यान रखिएगा कि ये रॉयल एजेंट्स कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, रॉयल एजेंट्स होते थे, सरकार के लोग थे, वो आते थे और कलेक्ट करते। देयर वाज नो इंटरमीडियरी यहां पर जो इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है ना। जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, घापति। अब मान लीजिए कोई ऐसा पीजेंट है, ठीक है, कोई ऐसा पीजेंट है जो रिच है, रिच पीजेंट, तो रिच पीजेंट के लिए एक वर्ड यहां पर एनसीईआरटी में आया है, इसलिए बता रहा हूं, गहपति, ठीक है ना। ये वर्ड है जो एनसीईआरटी में आते हैं, कभी एग्जाम में प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सेम थे, ये गहापतीज जो है ये एक्चुअली पाली टर्म है, ये एक्चुअली पाली टर्म है, एंड ये ऑलमोस्ट सेम है लाइक वैश्यास, ठीक है ना, लाइक वैश्यास। याद करिए वर्ण सिस्टम मैंने आपको बताया था
कि भाई ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स, और जो वैश्यास थे दे वर ओनली द टैक्स पेइंग क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही यहां पर भी बताया कि ये भी इस प्रकार था। अब इसके अलावा इस मटेरियल लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट रोल था, वो था टेक्नोलॉजी का, वो था टेक्नोलॉजी का। अब जरा देखिए यहां पर टेक्नोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी है। देखिए जरा, फर्स्ट नंबर वन शैली। शैली बेसिकली क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस यानी कि अब देखो राइस जो है ना, उस वक्त राइस एक स्टेपल क्रॉप था। राइस जो है वो स्टेपल फूड था उस वक्त लोगों का, स्टेपल फूड, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी राइस की, ठीक है ना। राइस वाज अ स्टेपल सीरियल प्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न यूपी एंड बिहार इन दिस पीरियड, और इसकी काफी डिमांड थी, ठीक है। तो एक यहां पर वर्ड आता है, इसको बोलते हैं शैली। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। तो राइस का काफी ज्यादा ट्रांसप्लांटेशन से क्या हुआ, राइस का प्रोडक्शन बहुत हुआ। राइस का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट बी, आयरन। अब आयरन से क्या हुआ, आयरन ओर, फिर क्या हुआ, इससे क्या बना, प्लाऊ, ठीक है ना। और जब प्लाऊ होगा तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर। तो देखो एक टेक्नोलॉजी ये भी हुई कि कैसे हम आयरन ओर से आयरन निकाल के हम काम बना रहे थे अपना, ठीक है। और नंबर 3, हम लो कार्बन स्टील बनाने लग गए थे। लो कार्बन स्टील का यहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो ये 3 जो है ये टेक्नोलॉजी में आता है। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि टाउन्स में मटेरियल लाइफ जब हम पढ़ रहे हैं तो मटेरियल लाइफ में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यहां पर रोल आया, और किस प्रकार की जिंदगी जो है उस वक्त ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा कैसी चीजें चल रही थी, ये यहां पर आप अभी तक पढ़ते चले जा रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? तो ये था पूरा सिस्टम हमारा, किसका, सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपको आयरन कहां से मिल रहा होगा, ये सब कहां से मिल रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग दिस फ्रॉम सिंघभम और मयूरभंज। बहुत ही रिच साइट्स हैं ये आयरन ओर की, ठीक है, यहां से मिल रहा है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले हम यहां पर और चीजें जो है डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने यहां पर क्या क्या चीजें देख ली हैं, तो बाकी आपको यहां पर चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। देखिए जरा यहां पर, देखिए हमने आपको, मैं दिखा रहा हूं कि मटेरियल लाइफ कब की, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मटेरियल लाइफ एट द टाइम ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, ठीक है। 700 से लेकर 200 BC तक ये फेज यहां पर माना जाता है। तो भाई जो पिक्चर है मटेरियल लाइफ की, अगर हम बात करें स्पेशली ईस्टर्न यूपी और बिहार की, तो हम देखेंगे कि हमको इनके बारे में कैसे पाली टेक्स्ट, संस्कृत लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हमको यहाँ पर पता चलता है, ठीक है ना। और हमने देखा कि 6th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का फेज है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पॉटरी है, ये जो बर्तन है, ये बड़ा ही ग्लॉसी टाइप का है, बड़ा फाइन टेक्सचर है इसका, और लाइकली ऐसा माना जाता है कि ये टेबल वेयर है, यानी कि टेबल में आप कोई भी चीजें सर्व कर सकते हैं, खाना निकाल सकते हैं, डोंगे जो होते हैं डोंगे। और ये शो करता है कि हाँ ये वेल्दी लोगों की निशानी है, अमीर लोगों की ही निशानी होगी कि वो इस प्रकार के यहाँ पर बर्तन जो है वो टेबल वेयर के रूप में, यानी टेबल पर सर्व करने वाले बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आयरन इंप्लीमेंट्स फॉर क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर फाउंड अलॉन्ग विद द NBPW पॉटरी। अब इस पॉटरी के साथ साथ आप देखोगे कि नॉट ओनली ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, इसके अलावा आयरन के बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंट्स थे, क्राफ्ट के थे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते थे। तो आयरन का भी यूसेज जो है उस वक्त चल रहा था, इस वक्त नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो साथ में एक इंपॉर्टेंट फेज ये है मटेरियल लाइफ में कि मेटल मनी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और मैंने आपको बताया कि मेटल मनी में जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स में निष्का और जो दूसरा वर्ड आता है यहां पर, एंड दैट इज, मैं आपको बताता हूं, let me see it from the NCERT. Yes, trade was facilitated by the use of money on terms like निष्क and सतमाना। वैदिक टेक्स्ट में जो नाम लिए जाते हैं ये कुछ कॉइन्स के नाम हैं, इस प्रकार के कॉइन्स के नाम जो है हमको वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं। तो बेसिकली मेटल मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। बर्न्ड ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स यूज स्टार्टेड इन दी 3rd century BC ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज। तो यहाँ पर आप देखिए बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है आपको।
द NBPW फेज मार्क्ड इंडिया सेकंड अर्बनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज था। पहला फेज जो है अर्बनाइजेशन का वो आपका हड़प्पा वाला फेज यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। सेकंड अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक बात क्लियर हो गई कि जो हड़प्पा वाला था वो हड़प्पा वाला टाउन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं 1400 BC तक, ठीक है। और 1500 ईयर्स आते आते आप देखोगे कोई भी टाउन्स देखने को नहीं मिलता है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत है वो होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिड गैंजेटिक बेसिन में और 5th सेंचुरी BC के अराउंड 500 BC के बाद, ठीक है। जब मैं आपको बताया ना फिर से टाउन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टाउन्स को एक्सकेवेट किया गया, जैसे देखिए कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, बहुत सारे टाउन्स को यहाँ पर एक्सकेवेट किया जाता है। और हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेकंड अर्बनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे साइंस मिलते हैं हैबिटेशन के, कैसे कि यहाँ पर लोग रह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है ना। मड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं कहां पर, अर्ली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर फेस में, ठीक है। वुडन पैलिसेड्स हमको मिलते हैं पटना से, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली ये प्री मौर्य फेज के पहले के रहे होंगे, ठीक है। तो और देखिए यहां बताया मैंने हाउसेस जो है हमको मिले मड ब्रिक्स के, है ना, हमको मिले वुड, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये मड है वुड है तो ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो हमको बहुत ज्यादा इस प्रकार की यहाँ पर चीजें एविडेंस साफ साफ और में नहीं मिलेंगे। पॉलिटेक्स मेंशन करता है कि हाँ एक 7 स्टोरी का पैलेस देखने को मिला। ओ भाई 7 स्टोरी पैलेस उस वक्त, दिस माइट बी अनट्रू, है ना, हम बहुत हद तक नहीं कह सकते कि हाँ ये ट्रू होगा। स्ट्रक्चर्स एक्सकेवेटेड आर जनरली अनइम्प्रेसिव, मैंने कहा ना बहुत इंप्रेसिव स्ट्रक्चर नहीं थे, लेकिन एक बात ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैं आपको ये बता रहा था। देखिए पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई थी, ये वाला स्लाइड जो है वही मैं पूरा अभी आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ कि हमने किस प्रकार से इसको यहाँ पर तक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाउन्स इनिशियली जैसे मैंने कहा ना कि पहले सेंटर ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो मार्केट्स ही बन गया। ये देखिए मैंने आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए कि टाउन्स पहले स्टेट ऑफ गवर्नमेंट थे, लेकिन वही टाउन्स जो है वहां पर भी आप देखोगे तो मार्केट्स वहां पर वो भी बन जाते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप देखोगे ज्यादातर टाउन्स मार्केट में ही कन्वर्ट होते हैं। आज भी मान लीजिए कोई शहर है, ठीक है, तो वहां अगर सरकार नहीं भी है तो वहां मार्केट कन्वर्ट हो जाता है, कहीं सरकार बैठी भी है तो भी वहां मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो चलती हैं टाउन्स में, राइट। देन आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स वो भी सेटल हो जाते हैं टाउन्स के अंदर। चंपा सिटी नियर भागलपुर कॉल्ड वनियगामा मर्चेंट सेटलमेंट, ये एक मर्चेंट सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वानियगामा ये एक मर्चेंट सेटलमेंट था, ठीक है, पूछ सकता है वानियगामा क्या है। ये एक मर्चेंट सेटलमेंट था, यहाँ मर्चेंट जो है वो रहते थे। चंपा सिटी है नियर भागलपुर, क्लियर है। नाउ सम प्लेसेस स्पेशलाइज्ड एज आर्टिसन सेंटर, मैंने बताया ना जैसे कुछ जगह थी आर्टिसन सेंटर्स के रूप में स्पेशलाइज हो गई। जैसे मैंने कहा गलियां जो हैं स्ट्रीट्स डिसाइड कर दी गई कि यहाँ पर क्या होगा, आर्टिसन ये वाले बैठेंगे, कारपेंटर्स बैठेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है सदलपुत्ता, अब ये स्पेशलाइज कर दिया गया, यहाँ पर यही चीज मिलेगी। जैसे गिल्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है, 18 आर्टिसन गिल्ड्स यहाँ मेंशन किए जाते हैं। कुछ ही स्पेसिफाई करते हैं, स्मिथ का हो गया, कारपेंटर्स हो गए, लेदर वर्कर्स, पेंटर्स। अब पेंटर है तो शहर में इस पर्टिकुलर मोहल्ले में चले जाओ, इस पर्टिकुलर रोड पे चले जाओ, यहाँ पर आपको पेंटर्स ही पेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बात यहाँ करी गई। आर्टिसन एंड मर्चेंट्स इन सबकी फिक्स लोकेलिटी होती थी टाउन्स के अंदर, एज आई जस्ट टोल्ड यू। स्पेसिफिक मर्चेंट स्ट्रीट्स, इसको वैसास कहते थे। क्राफ्ट फोकस स्ट्रीट्स, आइवरी वर्कर्स मेंशन किए गए हैं। आपके एनसीईआरटी में ये आता है कि भाई जैसे मर्चेंट की स्ट्रीट थी, मेंशनड है, डिफाइंड है, ये कहाँ पर होगी। क्राफ्ट फोकस स्ट्रीट्स कहाँ पर होगी, ये मेंशनड है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर सिस्टम को बताया गया है, क्लियर है। अब ऑल दिस बेसिकली सब यहाँ पर चीजें आती हैं, आप पढ़ोगे तो वही सब चीजें कि ट्रेड रूट्स हैं, ये सब चीजें जो है ट्रेड जितने भी थे, शहर जो थे, श्रावस्ती कपिल वस्तु से जुड़ गया, कुशिन्यारा, वैशाली, ये सबको एक्सकेवेट किया गया। तो एक बात समझ में आ गई कि हाँ कि ट्रेड रूट्स जो है वो यहाँ से बने और इन शहरों को कनेक्ट किया गया, इस शहर से व्यापार होता था। इनफैक्ट आप देखो गैंजीज, गंगा, यू ऑल्सो यूज फॉर द ट्रेड रूट्स, ठीक है ना। चलिए अब जाटका स्टोरीज एक सोर्स हो जाता है जिससे हमको इन महाजनपदों के बारे में पता चलता है, ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ ट्रेडर्स फ्रॉम कौशल एंड मगध वेंट वाया मथुरा। अब ये सब चीजें हैं, आपको याद नहीं करनी, बस अभी समझना है कि हाँ ट्रेड रूट्स काफी डेवलप हो गए थे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है, अभी याद नहीं करना है, बट समझना है कि हाँ ट्रेडर्स जो है वो कौशल और मगध से जाते थे, ट्रेडर्स फ्रॉम कौशल एंड मगध वाया मथुरा निकलते थे, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, अच्छा अगर यहाँ पर इधर की कौशल है, यहाँ मथुरा है, तो एक ये रास्ता बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। द डेस्टिनेशन बीइंग तक्षशिला एंड नॉर्थ वेस्ट, कहाँ जाना है इनको, नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला जाना हुआ है। सिमिलरली फ्रॉम मथुरा दे वेंट साउथवर्ड्स, तो यहाँ पर भी चले गए, उज्जैन की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रास्ता जो है, इसको हम लोग क्या बोलने लगे, दक्षिण पथ। क्या बोलते हैं, दक्षिण पथ। मैंने एक लेक्चर इस पर लिया हुआ है,
अगर आप देखेंगे हाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड इंडिया, ये मैंने इस वाले यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ मैंने आपको ये समझाया है उत्तर पथ क्या था, दक्षिण पथ क्या था, है ना। जो आप ऊपर जा रहे हो, है ना, तो वो टक्सिला, तो वह आपका नॉर्दर्न पथ हो गया, सदर्न वाला आपका क्या हो गया, दक्षिण पथ हो गया। सिमिलरली फ्रॉम मथुरा दे वेंट साउथवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स टू उज्जैन एंड गुजरात, ठीक है। मनी क्वाइंस यहाँ पर आ गए, अगेन देखो निष्क, सातमान, ये नेम्स है क्वाइंस के, जो बता रहा है कि हाँ ट्रेड हो रहा था। दे वर लाइकली मेटल प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स नॉट कॉइंस, एक्सचेंज थ्रू बार्टर। अब ये बात समझ में आ रही है कि वैदिक पीरियड में कैसे हो रहा था, वैदिक एज में बार्टर सिस्टम चलता रहा होगा एंड म्यूचुअल गिफ्ट सिस्टम होगा। लेकिन अभी आपको यहां पर इस वाले पीरियड में कॉइन्स देखने को मिल रहा है, जो ये शो कर रहा है कि हाँ बार्टर सिस्टम नहीं, अब आपको क्या हो रहा है, अब यहां पर एक सिस्टम है ट्रेड का, कॉइन्स के थ्रू आप लीजिए सामान दीजिए। तो वैदिक पीरियड में तो ऐसा भी था कि कैटल को है वो एक कैटल को भी करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे कि भैया ठीक है ये सामान चाहिए कैटल ले लो, और कैटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। वैल्यू ऑफ काउस कितनी थी, है ना, हमने देखा था गोमत, ये सब वर्ड पढ़े थे, गोविस्टी, ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो कैटल ऑल्सो सर्व्ड एज करेंसी उस वक्त वैदिक पीरियड के टाइम पे, है ना। और एक्सचेंज कैसे होता था, बार्टर के थ्रू होता था, कैटल के थ्रू हो रहा था। लेकिन अब मनी जो है वो ट्रेड में इस्तेमाल होने लगा, अब मनी का यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो अर्ली कॉइन्स जो हैं बुद्धा के टाइम में आए, जैसे मैंने आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में कहानी बताई किस प्रकार से वो होता है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अब इसको मैं रीड करके यहाँ पर अभी टाइम इसको मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बहुत ही जनरल सी बातें, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो यहाँ पर चलती चली जाएंगी, ठीक है। यू कैन जस्ट रीड इट, ऑल्दो मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें यहाँ पर बता चुका हूँ। ये यहाँ पर देखो विलेजेस के बारे में लिखा है, अभी रूरल इकोनॉमी के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, ये अब रूरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ये पूरा आपका रूरल इकोनॉमी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, इसलिए ये देखिए रूरल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर सेटलमेंट्स वर नॉट एक्सक्लूडेड बट शर्ट्स फ्रॉम बिहार, ईस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल यूपी मिलता है। अब ये देखो फैला है कहाँ पर, मिड गैंजेटिक बेसिन में, ठीक है। मिड गैंजेटिक बेसिन में आपको ये पूरा जो रूरल इकोनॉमी, ये आपका जो NBPW फेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको बताया। एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस बहुत ही क्रूशल होता है फॉर द इमर्जेंस ऑफ क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड अर्बन एरियाज, राइट। और मैंने आपको क्या कहा, बताया मैंने आपको कि भाई जो टाउन जो विलेजेस होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वो एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, है ना। और टाउन्स में जाके वो चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर कभी आपको रूरल एरियाज में आपको रॉ मटेरियल मिले ही ना, तो टाउन्स का सर्वाइव करना, यहाँ पे फ्लोरिश करना बहुत ही नामुश्किल हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल नामुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक रूरल बेस बहुत ही क्रूशल होता है, एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस होना चाहिए ताकि टाउन्स जो है फ्लरिश कर पाए, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से आयरन टूल्स का इस्तेमाल हुआ। अब देखो यहाँ पर एज यू कैन रीड ईच विलेज, फर्स्ट टाइप ऑफ विलेज हो गया, सेकंड टाइप ऑफ विलेज हो गया, थर्ड टाइप ऑफ विलेज हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइप विलेज में अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज रह रही हैं। हर विलेज को यहाँ पर कौन, भोजक बताया, भोजका या भोजक, वो उसको हेड कर रहा है। सेकेंड टाइप सबर्बन विलेजेस हैं, लिखवा दिया मैंने आपको, लिंकेज का काम करते हैं। थर्ड वाले जो हैं बॉर्डर विलेजेस हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि विलेज जो है उनकी लैंड जो है वो डिवाइड की गई किसमें, प्लॉट्स में, फैमिली वाइज उनको क्या किया गया, उनको बांटा गया। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू इट अगेन, ठीक है। अब फैमिलीज जो हैं वो कल्टिवेट करेंगी प्लॉट्स को, अब उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनको मदद करेंगे बाकी लोगों को, ठीक है। क्या किया गया, फील्ड को फेंसिंग करी गई, मैंने बताया ना फेंसिंग हो गई, तो क्या हो गया, लैंड प्राइवेट हो गई, प्लस इरिगेशन किया गया, ठीक है। तो फील्ड इरिगेशन हुआ, लेकिन जो इरिगेशन हो रहा है वो विलेज हेडमैन के सुपरविजन में होगा, उनकी गाइडेंस में यहाँ पर होगा। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर जो है आपको डिस्कस अब कर चुका हूँ। फिर मैंने आपको पीजेंट्स का बताया, पीजेंट जो है 1/6 यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है। टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करेगा, रॉयल एजेंट्स कलेक्ट करेंगे, और कोई भी यहाँ पर इंटरमीडियरीज यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अब जो रिच पीजेंट्स है वो मैंने आपको बताया, रिच पीजेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, घापतीस, ये एक पाली टेक्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये यहाँ पर यूज होता है, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि खाने पीने में टेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या रोल आया, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का। अच्छा, राइस जो है वो एक स्टेपल फूड था, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या किया, ये देखो शाली, टर्म शाली, मैंने एक्चुअली शैली लिख दिया है क्या, शाली, इसको करेक्ट कर लीजिए, यस प्लीज, मैंने इसको शाली लिख दी, शैली लिख दी। शैली बेसिकली हिंदी का वर्ड हो गया वो वाला, यू प्लीज राइट शाली, ठीक है, ठीक है दोस्त। आज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। जो चीज़ें मैंने छोड़ी भी है तो टर्म शाली यहाँ पर आ गया,
जो कि यहाँ पर किसको, ट्रांसप्लांटेशन को यहाँ पर बताता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। लार्ज स्केल पैडी ट्रांसप्लांटेशन हुआ बुद्धा के पीरियड में, मटेरियल लाइफ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको आयरन प्लाउशेयर के बारे में बताया कि आयरन का भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये सब चीजें किया, तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की फॉर द रूरल एंड द अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। और आयरन ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब क्लियरिंग करनी थी फॉरेस्ट की, है ना, क्योंकि ये जो यूपी बिहार का बेल्ट था, यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो सॉइल है बहुत काफ़ी हार्ड एरिया, हार्ड था, और वहाँ से जंगलों काटना बड़ा मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हुआ करता है। स्मिथ न्यू आयरन हार्डनिंग, अब स्मिथ को ही पता था कैसे लोहा जो है वो और हार्ड होगा, ठीक है। टेक्निक्स, टूल्स फ्रॉम राजगढ़ मेड फ्रॉम लोकल एरिया, लोकल ओर्स, फैमिलियरिटी विद द सिंघभूम एंड मयूरभंज, क्योंकि वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से हमने इन आयरन नोट्स को लिया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर है। टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए जरा, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल या बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। ऑल्दो आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोस्तों यहाँ पर चल रहा था। चलिए, प्लीज गिव द हेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हेडिंग डाल दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, एक दो पॉइंटर्स किताब में आगे आएंगे, लेकिन मैं उसको यहीं पर बताऊंगा ताकि आपको एक ही जगह सब चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो स्टेट जो है वो बहुत ही, जैसे हम कई सारी स्टेट्स की बात कर रहे थे, महाजनपदों की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो स्टेट्स, अब इन स्टेट्स में आप देखोगे तो मगध और कौशल, ये दोनों स्टेट्स यहां पर काफी पावरफुल निकल के आते हैं, ये दोनों स्टेट्स यहां पर काफी ज्यादा पावरफुल निकल के आते हैं, ठीक है। अब यहां पर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो समझते हैं। देखिए, यहां पर कौन हुआ करता था, किंग, किंग, किंग के नीचे कौन, महामत्राज, महामात्रा, ठीक है। कई कई जगह हम इसके लिए एक वर्ड और देखते हैं, आयुक्ता, क्या बोलते हैं, आयुक्ताज, ठीक है। ये वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आयुक्ताज। तो किंग हो गया, देन महामात्रा, आपका काम महामंत्री ऐसा काम करेंगे ये लोग, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर आता है, आपके एनसीईआरटी देता है वर्सकारा ऑफ मगध, ये दो यहां पर महामात्रा के नाम आते हैं, वर्सकारा या वर्सकार ऑफ मगध, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा नाम आता है दैट इज दीर्घचरनाया ऑफ कौशल, दीर्घचरनाया, दीर्घ ऑफ कौशल। एक्चुअली आप देखोगे लिच्छवीज में जो फूट डालने की बात की वो उन्होंने करी थी, एनसीईआरटी तो कोई लिखता है ये चीज, मैं पढ़ के बता देता हूं एनसीईआरटी में कहां पर ये चीज आती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट, अब ये जो है ना एक तरह का आपका मिनिस्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर द मिनिस्टर्स, किंग्स, और ये इनके मिनिस्टर्स होते थे, क्या बोलते हैं इनको, महामत्रास और बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, आयुक्तास बोल रहे हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मगध के एक मिनिस्टर का नाम दिया गया है, कौशल के एक मिनिस्टर का नाम दिया गया। अब क्या लिखा हुआ पढ़ देता हूं आपके लिए, लिखा है वर्सकरा ऑफ मगध एंड दीर्घ चरयाना ऑफ कौशल वेर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स। ये दोनों काफी इन्फ्लुएंशियल थे। क्या इन्फ्लुएंसिंग काम किया इन लोगों ने, एनसीईआरटी मार्क कर लीजिए, लिखा हुआ है द फर्स्ट सक्सीडेड इन सोइंग सीड्स ऑफ डिसेंशन इन द रैंक ऑफ लिच्छवीज। लिच्छवीज की जो रैंक्स थी उनके बीच में मतलब थोड़ी सी वो पैदा करने के लिए ये यहाँ पर उन्होंने वो किया था, फर्स्ट सक्सीडेड इन सोइंग द सीड्स ऑफ डिसेंशन एंड एनेबल अजातशत्रु टू कॉन्कर द रिपब्लिक, ये हेल्प किया, ये मिनिस्टर ने हेल्प करी थी। सेकेंड जो है, द सेकेंड रेंडर्ड हेल्प टू द किंग ऑफ कौशल। It seems that high officers and ministers were largely recruited from the priestly class of Brahmins. ऐसा लगता है कि ब्राह्मण्स की priestly class से काफी लोगों को रिक्रूट किया गया। Generally they do not seem to have belonged to the clan of the king. The kin-based polity of Vedic times. Vedic time में जो kin-based polity थी याद करो, है ना, वो has now substantially undermined. अब वो यहाँ पर धीमे धीमे कम होने लगी, ठीक है। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो एक मोटे मोटे तौर पे याद रखना है वो ये कि भाई राजा हुआ करता था, मिनिस्टर्स उनके कौन, महामत्राज और आयुक्ताज, कहीं कहीं वर्ड आयुक्ता देखने को मिला है, और यहाँ पर मैंने आपको दो मिनिस्टर्स के नाम भी यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जो आपको याद रखना है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सिंपल से, कि जैसे अगर ये मोनार्कियल सिस्टम स्टेट रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई मोनार्कियल सिस्टम, देखो कोई स्टेट होंगी जो मोनार्कियल रही होंगी, कुछ स्टेट रही होंगी जो रिपब्लिकन रही होंगी। तो अगर मान लीजिए मोनार्कियल है तो ऑफ कोर्स सारी पावर जो है उस राजा के हाथ में होंगी, है ना। ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम, यानी कि कोसल और मगध वेर फुल फ्लेज्ड स्टेट्स रूल्ड बाय द हेरिडिटरी मोनार्क्स। इन दोनों फुल फ्लेज स्टेट्स थे और मोनार्क उनको रूल कर रहे थे। अब इनकी पावर क्या है, देखो क्या पावर, जाटकास और द स्टोरीज रिलेटेड। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, द जाटकास और द स्टोरीज रिलेटिंग टू दी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा टेल अस, ये बताते हैं हमको ये जातका स्टोरीज, दैट द ऑपरेसिव किंग्स एंड देयर चीफ प्रीस्ट वर एक्सपेल्ड बाय द पीपल एंड न्यू किंग्स वर इंस्टॉल्ड। मतलब अगर कोई ऐसा किंग है जो ऑपरेसिव नेचर का काम कर रहा है तो उसको लोग उखाड़ी फेंकते थे। लेकिन हालांकि आगे ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ऐसे राजा कम होते थे, ऐसा कम होता था काम कि उनको उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो यहां पर बताई गई। लेट अस एक बार रीड कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पर क्या क्या दे रखा है। ठीक है, लेट अस रीड द एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। बहुत ही सिंपल चीजें बची हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए देखिए अब यहां पर यही चीज मेंशन है कि कोसल और मगध ये काफी पावरफुल इमर्ज होके आते हैं और ये हेरिडिटरी मोनार्क्स यहां पर हैं, यानी कि हेरिडिटरी से चल रहा है, राजा का राजा चल रहा है, हेरिडिटरी रूल बाय हेरिडिटरी मोनार्क्स ऑफ क्षत्रिय वर्ण, वॉरियर क्लास उसको यहाँ पर रूल कर रहा है। जाटका टेल ये मेंशन करते हैं कि पीपल जो है वो एक्सपेल कर देते थे। अगर कोई ऑपरेसिव राजा किंग होता था और वो उसको क्या करते थे, वो उसको एक्सपेल कर देते थे और यहाँ उसकी जगह नए राजा को यहाँ पर बैठाल देते थे। ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमको जाटका टेल से पता चलता है, ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलती है। क्लियर है। नाउ किंग एंजॉयड द हाईएस्ट स्टेटस। अब सारा जो पावर है वो किंग के पास होता था, स्पेशल प्रोटेक्शन उसके पास होती थी। ठीक है ना। उसके अलावा किंग मेनली वॉर लॉर्ड बोला जाता था। किंग वॉज अ वॉर लॉर्ड एंड लेड टू द किंगडम टू विक्ट्रीज। और यही वो था जो किंगडम्स को जिताता था, अपने जो साम्राज्य है उसको यहाँ पर जिताता था। तो जैसे यहाँ पर बात करें बिंबिसार की, अजात शत्रु की, सब वही किंग्स हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको हरियंग डायनेस्टी पढ़ाते वक्त बताया था। हरियंग डायनेस्टी, बिंबिसारा, अजात शत्रु, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, इनके टाइम पीरियड मैंने आपको बताए थे। तो बेसिकली दीज वेर दी वॉर लॉर्ड्स, इनको वॉर लॉर्ड्स यहाँ पर डिक्लेयर कहा जाता था। किंग्स गवर्न विद द एड ऑफ ऑफिशियल्स एंड हाई एंड लो रैंक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, किंग है तो किंग को यहाँ पर कौन गवर्न करेगा, कुछ हाई ऑफिशियल्स होंगे जैसे महामत्राज हो गए, जैसे कि आयुक्ताज हो गए, कुछ लो रैंक वाले लोग भी होंगे जो नीचे होंगे। ठीक है, वो भी इनको कर रहे हैं। तो यहां पर बताया मैंने आपको, देखिए हायर ऑफिशियल्स को हम क्या बोल रहे हैं, महामत्राज बोल रहे हैं। जैसे मिनिस्टर्स, मंत्री हो गया, कमांडर सेनानायक हो गया, फिर एक जज हो गया, चीफ अकाउंटेंट हो गया, हेड ऑफ द रॉयल हरम हो गया। इस प्रकार से यहां पर ये क्या चलता था, ये हायर ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, अब इट इज लाइकली अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड आयुक्ताज, जो मैं आपको कहता है महामत्राज एंड आयुक्ताज। ये देखो आयुक्ताज कह रहा है, इट इज लाइकली, ये उम्मीद है, ऐसी लाइकली है कि एक और क्लास ऑफ ऑफिशियल जिसको हम आयुक्ताज बोलते हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में इनकी जगह, मिनिस्टर्स की जगह, मतलब सेम फंक्शन यहाँ पर आयुक्ताज भी परफॉर्म कर रहे थे। तो इस प्रकार का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो चल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, देखिए वर्षकारा ऑफ मगध एंड दीर्घ चरयाना ऑफ कोशल, ये इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स थे। इन दोनों के काम को मैंने आपको बता दिया। जैसे दीर्घचराना ने असिस्ट किया था कौशल के किंग को, जैसे वर्षकारा ने क्या किया था, सो डिसेंशन अमंग लिच्छवीस, और इससे क्या हुआ था, अजात शत्रु को हेल्प मिली थी जीतने में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिनिस्टर्स ने हेल्प करी थी। अब जो हाई ऑफिसर्स थे एंड मिनिस्टर्स थे, इनको ये क्या करते थे, हाई ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स वेर ऑफन रिक्रूटेड फ्रॉम द ब्राह्मण क्लास। तो यहां पर आप समझिए इस चीज को कि जो चीजें वैदिक पीरियड में थी वो यहां पर अभी कंटिन्यू कर रही हैं, कि हाई ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफन यहां पर कहां से रिक्रूट हो रहे थे, फ्रॉम ब्राह्मण क्लास, नॉट टिपिकली फ्रॉम द किंग्स क्लैन। अब किंग से क्लैन से नहीं हो रही कि राजा के बेटे को बना दिया, रख लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। अंडरमाइनिंग द किंग बेस्ड पॉलिटी ऑफ वैदिक टाइम। तो वैदिक टाइम में जो किंग बेस्ड पॉलिटी थी कि राजा है तो राजा घर से किसी को रख लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम ब्राह्मण्स को यहां पर रिक्रूटमेंट यहां पर इनका किया जा रहा है। इन कोसल एंड मगध इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण्स एंड सेठीज रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम विलेज क्लस्टर्स। ये भी होता था, अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण है, यानी कि काफी उसका बलबोला है और काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी माना जाने वाला है, तो उसको रेवेन्यू कैसे देते थे, पैसे देते थे, एक गांव का रेवेन्यू का शेयर दे देते थे, पूरा सैलरी नहीं, गांव का शेयर पकड़ा लो जा भैया पूरा, ऐसा भी होता था। ठीक है, नाउ किंग्स कंसेंट नॉट द क्लैंस रिक्वायर्ड फॉर दिस अनलाइक लेटर वैदिक टीम्स। अब देखो यहां पर किंग का कंसेंट जरूरी था, क्लैन का नहीं था। पहले कोई राजा जब हुआ करता था वैदिक टाइम्स में,
तो उस वक्त आप देखोगे राजा कम रिपब्लिकन ज्यादा होते थे, क्लैन पूरा एक साथ डिसीजन लेता था, और ऋग्वेदिक पीरियड में पूरा क्लैन एक साथ डिसीजन लेता था। लेकिन अब यहाँ पर राजा की कंसर्न की जरूरत है, नॉट दी क्लैन। क्या करना है क्या नहीं, क्लैन से पूछने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब राजा जो है वो पावरफुल हो रहा है, उसको प्रजा से पूछने की जरूरत नहीं ये करें कि ना करें। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ओवरसीन बाय दी विलेज हेडमैन। ऑफ कोर्स जो विलेज हेडमैन रहेगा वो गांव के रूरल एरियाज का क्या एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। और इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो इनिशियली लेड बाय ट्राइबल। अब ये पॉइंट समझ लेना इंपॉर्टेंट है। देखो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ओवरसीन बाय विलेज हेडमैन, जो भी ग्रामीण इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कौन देख रहा है, विलेज हेडमैन देख रहा है, ठीक है। इनिशियली लेड ट्राइबल रेजिमेंट्स। अब इनिशियली क्या था, ट्राइबल रेजिमेंट्स, मतलब जो आप देखोगे पॉलिटी थी या फिर सोसाइटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में टाइम में, वो कैसी थी, ट्राइबल लोग, क्या ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल लोग छोटे छोटे एरिया में रह रहे हैं, ट्राइबल रेजिमेंट्स थे, ट्रांसफॉर्म इनटू विलेज हेडमैन, ठीक है ना। तो इनिशियली लेट द ट्राइबल ये विलेज हेडमैन, लेकिन बाद में देखो इसी को किस नाम से जाने लगे, विलेज हेडमैन वाज नोन बाय अदर नेम्स, जैसे नोन बाय टाइटल्स लाइक ग्राम भोजक, ग्रामीणी, ग्रामिका। ये नाम है इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स है इंपॉर्टेंट है, जो विलेज के हेडमैन को यहां पर दिए गए। क्लियर। नाउ विलेज हेडमैन असिस्टेड कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो विलेज हेडमैन का यहां पर क्या काम होता था, 3 काम थे। पहला काम था असेसमेंट करना, दूसरा टैक्स कलेक्ट करना, और तीसरा यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब यहां पर जो विलेज मैन थे, विलेज हेडमैन थे, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था या काफी इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक जो है किंग के साथ होता था। कैसे कह सकते हैं सर आप कि ये जो विलेज मैन थे इनका लिंकेज किंग के साथ था? इनका लिंकेज किंग के इसलिए था क्योंकि एक बार बिंबिसारा ने 86,000 विलेज हेडमैन को बुलाया था अपने पास, ठीक है। तो इससे ये बात साफ होती है कि अच्छा, इसका मतलब इन विलेज हेडमैन्स का डायरेक्ट लिंक था इन पर्टिकुलर हेडमैन के साथ। तो बिंबिसार समन्ड 86,000 ग्रामिकास हाइलाइटिंग देयर इंपॉर्टेंस। विलेजर्स हेल्ड ऑपरेसिव हेडमैन अकाउंटेबल व्हेन नीड अराइज्ड। कोई भी अगर ऑपरेसिव हो जाता तो विलेज जो है विलेजर्स वो उसको ऑपरेसिव उसको हेल्ड कर सकते थे। तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि हाँ सुनी जा रही है लोगों की, ठीक है, सुनी जा रही है। अब हम आते हैं आर्मी और टैक्सेशन पे। अब देखो यार, आर्मी की बात जब मैं करूंगा तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी आर्मी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी नंदास के पीरियड में बता दिया था। बहुत लाखों आपको इन्फेंट्री मिलेंगी, है ना, 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 कम से कम 4 पहिए वाले जो चैरियट्स थे वो, है ना, उसके अलावा 6,000 एलिफेंट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और नंदास के आर्मी में भी एलिफेंट्स बहुत थे। तो आर्मी का तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट की पावर यहां पर इंक्रीज हो रही थी। कैन बी सीन इन लार्ज प्रोफेशनल आर्मी फॉर्मेशन, है ना। आर्मी फॉर्मेशन जैसे मैं बताया कि आर्मी में कौन कौन था, ये सब चीजें थी। मैंने बताया था नंदाज में, है ना, नंदा के टाइम में क्या हुआ था, नंदा रूलर ऑफ मगध हैड सिग्निफिकेंट आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर इन्वेट कर रहा था तो क्या हुआ था, उसकी आर्मी आगे बढ़ने से मना कर देती है। सामने कौन खड़ा था, धनानंद की आर्मी खड़ी हुई थी, एलिफेंट्स थे उसके पास। तो आर्मी कहती है भैया पागल वागल हो गए, कौन जान देगा, वापस लौट गए, ठीक है ना। तो हॉर्स चैरियट्स अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगते हैं। एलिफेंट्स इतना नहीं था, बट हाँ एलिफेंट्स भी थे नंदा डायनेस्टी के पास, नंदास के पास थे। तो ये आपको बता रहा है आर्मी का लेकर, ठीक है। अब मैं आपको सीधे जो डिस्कस करता हूं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं यहां पर टैक्सेशन को लेकर। जरा देखिए, टैक्सेशन की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर 2 चीजें हमको डिस्कस करनी है, 2 थिंग्स, ठीक है। देखिए, एक तो हो गया टैक्स, एक हो गया टैक्स, कितना था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। कौन यहां पर इसको ले रहा है, रॉयल एजेंट्स यहां पर इसको लेते हैं, याद करिए, ठीक है। हाँ, अब आइए दूसरा है बलि। अब देखो याद करो कि बलि जो है वैदिक पीरियड के टाइम पे एक ऑप्शनल या फिर हम कह सकते हैं वॉलंटरी सर्विस हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन अब इस पर्टिकुलर पीरियड में बलि को मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको भैया देना ही देना है। और इस बलि को कलेक्ट करने के लिए कौन आ गया, बलि शोधक, बलि शोधक, नोट किया जाए, ठीक है। तो बलि साधकाज, साधका ऐसे लिख लो, बलि साधका, ठीक है ना। सब चीजें वही लिखी हैं, सब चीजें बता दी मैंने आपको, ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। विलेज हेडमैन ऑब्वियसली। अब राइटिंग भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूम बता, राइटिंग का ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्चुअली चीजें यहां रिपीट हो गई क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। राइटिंग ये मैंने आपको इसी वाले स्लाइड में बताया था, देखो इसका पॉइंट यहां पर आया है लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है हियर। ये देखिए राइटिंग, मैंने कहा था राइटिंग, कोई भी टैक्स ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ट्रेड करने में राइटिंग बड़ा ही यहां पर उसको इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रही थी, ठीक है ना। राइटिंग वॉज प्लेइंग अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। चलिए
आगे आते हैं। यस प्लीज, कहाँ गया? काफी आगे स्लाइड्स तक हो चुका है भाई, कितना बचा है? ज्यादा नहीं है, चलिए ठीक है। फिर देखिए पंच मार्क कॉइन्स के बारे में बता चुका हूं। सजेस्ट कैश एंड काइंड पेमेंट्स, कैसे पेमेंट किया जा रहा था? कैश में भी करते थे और काइंड में भी करते थे। काइंड मतलब कुछ सामान, कुछ सर्विस कर दी किसी के लिए, कुछ सामान दे दिया किसी को, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक पंच मार्क कॉइन्स का भी रिलेवेंस यहाँ पर आता है आर्मी एंड टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। अब साथ में इसके फोर्स्ड लेबर भी किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। फोर्स्ड लेबर ऑल्सो इम्पोज ऑन पीजेंट्स फॉर योर रॉयल वर्क। आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स ये भी टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिसंस ऑब्लिगेटेड टू वर्क अ डे पर मंथ फॉर द किंग। अब आर्टिसंस के लिए ऑब्लिगेशन हो गया था कि आप किंग के लिए एक दिन काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हो गई भाई, आप नहीं पैसा पे कर पा रहे हो तो कैसे और तरीका निकाला? आर्टिसंस को ऑब्लिगेट कर दिया कि आप अ डे पर महीना जरूर काम करेंगे किंग के लिए। ट्रेडर्स जो हैं सब्जेक्टेड टू कस्टम ड्यूटीज, उन पे कस्टम ड्यूटी लग गई। बाकी लोगों पर टैक्स लगा, बली लगी तो ट्रेडर्स पे क्या हुआ? कस्टम ड्यूटी लग गई। टोल कलेक्ट होने लगे बाय ऑफिसर्स। अब यहां पर ऑफिसर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, शौल्किका और शुल्क अध्यक्ष। तो ये टोल ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स थे जो टोल कलेक्ट करते थे। समझ में आ रहा है किस प्रकार से आर्मी क्लियर हो गई, टैक्सेशन भी क्लियर हो गया। तीन चीजें बताई मैंने आपको टैक्सेशन में, एक तो 1/6 प्रोड्यूस दे रहे हैं, दूसरा मैंने आपको बली बता दिया, तीसरा आपको बताया कि आर्टिसंस लोग भी दे रहे हैं, चौथा मैंने आपको बताया टोल्स कलेक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको कई चीजें कर दी। देखो जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर तुम एक फ्लो में पढ़ पाओगे। हमेशा क्या होता है, कोई भी चैप्टर है तो चैप्टर्स हेडिंग से बटा होता है। जब भी आप कोई हेडिंग्स पढ़ो तो एक बात ये क्लियर कर लो, अच्छा ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैंने क्या किया? मैंने आपको एनसीईआरटी का जो फ्लो है वो तो है, लेकिन मैंने अपना फ्लो बनाया स्टार्टिंग में ऑफ दिस चैप्टर और आपको क्रक्स किया कि अगर हमको मटेरियल लाइफ जाननी है तो हमें क्या क्या जानना पड़ेगा? राइटिंग्स, देखो यहाँ पर आ रहा है आर्मी टैक्सेशन के अंदर राइटिंग्स का इंपॉर्टेंस आ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी आपको जानना पड़ेगा, तो वो आप अपना फ्लो क्रिएट कर सकते हो, है ना। क्योंकि कोई भी चैप्टर एक फ्लो में नहीं चलता है। आप हमें हमेशा देखोगे कि मान लो आपने पढ़ा, 1.5 पन्ने पढ़े, 2 पन्ने पढ़े, आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 पन्ने में ना मोटे मोटे रूप से इस पर्टिकुलर चीज की बात करेगी, मटेरियल लाइफ की, ठीक है। अब मटेरियल लाइफ में भी आप अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एक पैराग्राफ इकोनॉमी की बात कर रहा है, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, 2 पैराग्राफ टैक्सेशन की बात कर रहा है, एक पैराग्राफ आपका आर्मी की बात कर रहा है। तो एक बात क्लियर हो जाएगी। तो जब भी आप पढ़ो तो इस प्रकार से आप बुक में ना उसके बगल लिख लिया करो कि ये पैराग्राफ आर्मी के ऊपर है, ये पैराग्राफ टैक्सेशन के ऊपर है। मैंने भी लिखा हुआ है, मैं आपको चाहो दिखा सकता हूँ, ये मैं ऐसे करता हूँ। ये मैं यहाँ पर देखो मेंशन कर लेता हूँ साइड में, यहाँ मैं साइड में मेंशन, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये वाला क्या है पैराग्राफ, ये बताया गया डिफरेंट वर्कर्स और उनकी डेडिकेटेड प्लेसेस। फिर मैंने लिखा है ट्रेड रूट्स, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कॉइन्स, फिर मैंने लिखा है देखो रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल बेस, यहाँ पर लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ विलेजेस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ विलेज लैंड। तो क्या होता है जब मैं ऐसे एनसीईआरटी देखूंगा ना तो मुझे खोजनी नहीं पड़ेंगी चीजें, फिर मेरे दिमाग में भी चैप्टर का फ्लो आ गया, अच्छा ये मुझे ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ना है। तो चैप्टर को क्या करना है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी और आसान पड़ जाएगा, ठीक है। देन टेरिटोरियल किंग ने क्या किया, मतलब जो किंग्स थे उन्होंने क्या किया? अभी तक देखो वैदिक पीरियड में मैंने आपको बात करी थी किसकी? सभा की। वैदिक पीरियड में आपको बात करी थी किसकी? समिति की। अब ये सभा और समिति जो है, इस वाले पीरियड में आप आओगे तो टेरिटोरियल किंग्स ने अबंडन कर दी थी, अबंडन दी सभा एंड समिति, इनको खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? आसान भाषा समझ लो, फिर इसका पढ़ता रहना। भैया इन्होंने कहा कि ऐसा है, टेरिटोरियल किंग्स ने कहा कि भैया अब हमारा जो डोमेन है, डोमेन या फिर हमारी जो टेरिटरी है क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। मतलब ट्राइबल में तो सभा और समिति चल जाएगी, सब लोगों को बुला लिया, सारे जितने भी गांव के लोग सबको बुला लिया। अब हमारा महाजनपद अगर ये है तो महाजनपद के अराउंड कई सारे गांव हो गए, बहुत बड़ा एरिया हो गया, सबको नहीं बुला पाएंगे हम, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कोई किसी दिन चला आ रहा है, कोई किसी दिन चला आ रहा है, तो नहीं हो सकता। इसलिए इस ग्राउंड पे उन्होंने सभा और समिति को खत्म कर दिया। यही रीजन लिखा हुआ है, देखो पढ़ रहा हूं। ट्राइबल असेंबलीज डिक्लाइंड इन पोस्ट वैदिक टाइम्स। क्यों? क्योंकि ट्राइबल डिसइंटीग्रेशन, एक रीजन तो ये हो गया, जब वो ट्राइबल पॉलिटी खत्म हो गई और जाके वो लोग वर्ण सिस्टम में मिल गए तो भाई जाहिर सी बात है अब ये सभा समिति भी खत्म हो गया। वर्ण एंड कास्ट ग्रुप्स रिप्लेस दी ट्राइबल असेंबलीज। अब ट्राइबल असेंबली खत्म हो गई, वर्ण सिस्टम आ गया, ठीक है, कास्ट ग्रुप्स आ गए, तो वहां पर क्या करेगी ट्राइबल असेंबलीज? कास्ट लॉज एंड कस्टम्स गेन इंपॉर्टेंस इन लॉ बुक्स। कास्ट के लॉज, कस्टम्स, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर आ गया लॉ बुक्स के अंदर। अब असेंबलीज सर्वाइव्ड इन कहां? स्मॉलर किंगडम। स्मॉलर किंगडम में चल सकती थी असेंबलीज,
लेकिन बड़े किंगडम्स में जहां पर क्षेत्रफल बढ़ गया हो वहां पर अभी असेंबली नहीं चल पाएंगी। वही लिखा है, लार्ज स्टेट्स लाइक कोसल, मगध फेस्ड कम्युनिकेशन चैलेंजेस। आपको बता ही नहीं पा रहे हैं एक जगह पे, अच्छा चलिए कि व्हाट्सएप पे कर दिया, ग्रुप में आ जाओ सब लोग, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। ओल्ड असेंबलीज कुडंट अकोमोडेट डाइवर्स सोशल क्लासेस एंड ट्राइब्स। अब चूंकि सारी जो आपका एक प्रॉब्लम ये भी आ गई थी कि ओल्ड असेंबलीज जो थी वो इतने डाइवर्स सोशल क्लासेस हो गई थी कि सबको अक्यूमुलेट ही नहीं कर पा रही एक जगह पे। भाई पहले तो क्या अलग अलग था, पहले क्या है अलग अलग था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, अब अलग अलग नहीं रह गया, तो अब सब सब्स्यूम हो गए एक ही जगह पे इतनी वैरायटी के लोग, तो ओल्ड असेंबली उसको कोई नहीं कर पा रही, संभाल ही नहीं पा रही है। इसकी जगह सभा समिति की जगह परिषद देखने को मिलता है। अ स्मॉल बॉडी ऑफ ब्राह्मण्स रिप्लेस द ओल्ड असेंबलीज इन दी सम केसेस। तो परिषद ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उन सभा समिति की जगह अब आपको परिषद देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट नोट किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आता है रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट का पार्ट है। यहां पर खाली आपको इसमें यही बताया गया है रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट में कि देखिए पहले क्या था, वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो वैदिक पीरियड में ऑब्वियसली आप देखोगे कि इक्वालिटी बहुत थी। मतलब जब मैं बात करूंगा वैदिक पीरियड में से मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं बात करूँ ऋग्वैदिक पीरियड की बात करूंगा, ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग क्या था, लोग बेसिकली सबको सुनना पसंद करते थे, तो उस वक्त वहां पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता था, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड क्या हुआ, जब वो ट्राइबल सिस्टम खत्म हो गया, ट्राइबल पॉलिटी खत्म हो गई, लोग वर्ण सिस्टम में एग्जिस्टेंस में वर्ण सिस्टम में रहने लग गए। जाहिर सी बात है, कोई बड़ा हो गया, कोई नीचे आ गया, ब्राह्मण ऊपर हो गए, वैश्य शूद्रास नीचे आ गए, तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ रूल्स नए तरीके के बन गए, जिसमें कुछ प्रिविलेज मिले, किसी को यहाँ प्रिविलेज नहीं मिले, इस तरह की चीजें आई। तो अल्टीमेटली देखने को मिला कि भाई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है वो उभर के आता है, ठीक है। तो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस बेसिन एंड ईस्टर्न यूपी बिहार रिपब्लिकन चलता था। इंडस यानी कि आपका जो इंडस रिवर जहां पर है वो पूरा बेसिन में, और ईस्टर्न यूपी बिहार ये पूरा बेल्ट जो आप देख रहे हो ना, यूपी ऐसे पूरा जो आता है ऊपर से लेकर ऐसे चलता है, वो पूरा आपका क्या था, रिपब्लिकन था। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपब्लिक्स बीइंग रेमिनेंट्स ऑफ वैदिक ट्राइब्स और इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स एज ट्राइबल इक्वालिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपब्लिक्स बीइंग रेमिनेंट्स ऑफ वैदिक ट्राइब्स, वैदिक ट्राइब्स की मतलब ये पॉसिबिलिटी कि भाई वैदिक ट्राइब थी वो रिपब्लिकन थी, उसकी रेमिनेंट्स, उसके बचे हुए रेमिनेंट्स ये रिपब्लिकन होंगे, ये ऐसे चांसेस कम है, मतलब ट्राइबल मोनार्कियल बन गए होंगे, ये भी हो सकता है। पावर इन रिपब्लिक्स हेल्ड बाय ट्राइबल ओलिगार्कीज। अब क्या होता था, ट्राइबल जब ट्राइबल सिस्टम था क्या था, ट्राइबल ओलिगार्कीज जो थी, मतलब सब क्लैन बेस्ड सिस्टम चलता था, यानी कि डिसीजन जो है सब लोगों के उससे मिलके होता था, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रूलिंग क्लासेस इन रिपब्लिक्स लाइक साक्याज एंड लिच्छवीज फ्रॉम द सेम क्लैन एंड वर्ण। लिच्छवीज असेंबली हैड न्यूमरस मेंबर्स, ब्राह्मण्स नॉट मेंशन्ड। मतलब रिपब्लिकन कई जगह आपने बोला, मतलब ये था कि रिपब्लिक हर जगह प्रॉपर नहीं था, पर इसलिए वर्ड यहां पर यूज किया गया रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने बोला रिपब्लिकन गणतंत्र, मतलब आप सबकी बात, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा और सब लोग वोट दे पा रहे होंगे, सबको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन कई जगह देखा, जैसे फॉर एग्जांपल लिच्छवीज की बात करेंगे, सब लोगों को यहाँ पर मेंबर्स थे लिच्छवीज में, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण्स इंक्लूडेड नहीं है। जैसे हम बात करेंगे, आप देखोगे कई जगह आपको दिखेगा कि जैसे पोस्ट मौर्य टाइम्स में कुछ रिपब्लिक्स ऐसे भी थे जो सिटीजनशिप दे रहे थे क्षत्रियास को एंड ब्राह्मण्स को, लेकिन वहां पर स्लेव्स इंक्लूडेड नहीं है। एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटिंग चल रही थी। एक रिपब्लिक होता है ना प्रॉपर, सबको इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो स्लेव्स हो, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, सबको हम एक जैसा मान के चलेंगे। रिपब्लिकन गणतंत्र है, इलेक्शन होगा, वोट करेंगे, सब लोगों को वोटिंग पावर होगी। लेकिन यहां पर क्या एक्सपेरिमेंट है, रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर रिपब्लिक कहीं भी नहीं मिला आपको। जैसे इस जगह बताया पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में रिपब्लिक ग्रांटेड सिटीजनशिप क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स, उनको दी सिटीजनशिप, लेकिन उसमें से स्लेव्स को हटा दिया। लिच्छवीज असेंबली हैड न्यूमरस मेंबर्स, लेकिन उसमें से ब्राह्मण्स को हटा दिया। रूलिंग क्लासेस इन रिपब्लिक लाइक शाक्यास एंड लिच्छवीज फ्रॉम द सेम क्लैन एंड वर्ण। समझ रहे हो, तो ये रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट इसलिए इसको यहां पर बोला गया। अब इनका यहाँ सेटअप कैसा था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बात करें रिपब्लिक्स में, लाइक शाक्यास एंड लिच्छवीज क्या क्या था, जैसे राजा था, फिर उपराजा था, फिर सेनापति यानी कमांडर, और फिर उसके बाद आपका ट्रेजरर जिसको बोलते थे भंडागारिका। ये आपका सेटअप है जो आपको यहाँ पर थोड़ा याद रखना है इसको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था इन रिपब्लिक्स लाइक शाक्यास एंड लिच्छवीज। और कौन कौन था, राजा हुआ करता था, फिर उपराजा था वाइस किंग, देन सेनापति कमांडर साहब, एंड देन भंडागारिका दैट इज द ट्रेजरर। ठीक है, तो ये हो गया आपका
रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है मेंशन ऑफ मल्टीपल कोर्ट्स। अब ये भी कहा गया है कि भाई रिपब्लिकन में बहुत सारे कोर्ट्स हुआ करते थे, 7 कोर्ट्स की बात करी गई। भाई इंसाफ इतना सही इंसाफ मिले, 7 कोर्ट रखे गए थे। ये कुछ सादा सच नहीं हो सकता, मतलब ऐसा, मतलब दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा आप सच्चाई बता रहे हो। यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ऐसा पुट कर रहे हो, सच मानना मुश्किल है। वही लिखा हुआ है कि मेंशन ऑफ मल्टीपल कोर्ट्स ट्राइंग द सेम केस, एक केस को मल्टीपल कोर्ट्स ट्राई कर रहे हैं इन सक्सेशन, एक के बाद एक, इन लिच्छवी रिपब्लिक में। ये सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड, मतलब सच मानने के लिए बहुत ज्यादा ये सच अच्छा दिख रहा है। सम स्टेट्स इन बुद्धास टाइम वर नॉट रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग्स। कुछ स्टेट्स बुद्धा के वक्त में ऐसे भी थे जो हेरिडिटरी किंग्स को रूल नहीं कर रहे थे, बट बाय पर्संस हु वर अकाउंटेबल टू असेंबलीज। पर उन लोग द्वारा रूल किए जा रहे थे, कुछ रिपब्लिक्स ऐसे थे या कुछ ऐसी बुद्धा के टाइम पे स्टेट्स थी, वो लोग उनको रूल कर रहे हैं जो असेंबलीज को क्या है, अकाउंटेबल है। यानी रिपब्लिकन सॉर्ट ऑफ चीजें मिल रही है। रिपब्लिक ट्रेडिशन इंडिया इज एज ओल्ड एज बुद्धिस्ट टाइम। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे ना कभी आपका मेंस पे क्वेश्चन ही बन सकता है कि भाई रिपब्लिक जो ट्रेडिशन है आज, जो आज आप इंडिया में देख रहे हो, ये एज ओल्ड एज बुद्धा के टाइम का है। इस पे आपको बात करने को बोला सकता है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है, रिपब्लिक ट्रेडिशन इंडिया इज एज ओल्ड एज बुद्धास टाइम। और वो आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे हम रिपब्लिक कब से, महाजनपदों के टाइम से चल रहा है रिपब्लिकन। ठीक है, एंड देन लास्ट हम 4 डिफरेंसेस की बात करते हैं बिटवीन द रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। 4 डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस मैं आपको इस चीज को लेकर यहां पर मेंशन भी करना चाहूंगा। 55 नंबर स्लाइड के बाद लिख देता हूं 4 डिफरेंसेस, और फिर वो आप जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यस प्लीज, मैं आपको यहां पर डिफरेंसेस लिख देता हूं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या क्या डिफरेंस थे। तो वैसे आसान है, लेकिन फिर भी एक बार मेंशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो एक बार लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, मैं स्लाइड एक बार सिलेक्ट कर लूं। आई होप चीजें आपको यहां तक समझ में आ रही हूं अच्छे से। मेन पॉइंट यही है कि समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है ना, बहुत जरूरी होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है भाई लोग। चलिए यहां पर बस 4 पॉइंट लिख लीजिए डिफरेंसेस, फिर हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग आ जाएंगे। डिफरेंसेस किसके बीच में, मोनार्की एंड रिपब्लिक, मोनार्की एंड रिपब्लिक। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फॉर दिस, और फिर आप इसको यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस, पहला देखिए, फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा मोनार्की की, और एक तरफ मैं लिख देता हूं आपका, एक तरफ लिख देता हूं रिपब्लिक। देखिए यहां पर जो किंग है, यस प्लीज प्लीज सी, यहां पर जो किंग है वो सारे रेवेन्यू को सोल उसका ओनरशिप है, अकेला है ना, सोल रेसिपिएंट, सोल रेसिपिएंट। बात समझ में आ गई नहीं, सोल रेसिपिएंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन यहां पर देखोगे तो जो भी रेवेन्यू है वो क्लैन पूरा क्लेम करेगा, पूरा जो क्लैन है वो क्लेम करेगा रिपब्लिक में। ठीक है ना, यानी कि ईच राजा, ऐसे कह सकते हो कि ईच राजा क्लेम्ड इट, ऐसा नहीं किसी एक राजा का होगा, ईच राजा क्लेम्ड ऑफ ट्राइबल ओलिगार्की। कई सारे राजा थे, ठीक है ना, वो। दूसरा, यहां पर किंग जो है अपनी रेगुलर आर्मी बनाएगा, किंग रेगुलर आर्मी यहां बनाएगा। ठीक है, लेकिन मोनार्की में देखोगे हर राजा फ्री है अपनी आर्मी बनाने को, ईच राजा
is free to maintain his army. Each raja is free to maintain his army. ठीक है ना? पॉइंट नंबर सी, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, चलिए, ब्राह्मण एक्साइज्ड इन्फ्लुएंस, ब्राह्मण्स एक्सरसाइज्ड इन्फ्लुएंस, और इधर देखोगे कि नो इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स, नो इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था ब्राह्मण्स को यहां पर, थर्ड पॉइंट, नो प्लेस ऑफ ब्राह्मण्स। फोर्थ, यहां पर राजा जो था मोनार्क फंक्शनड एज इंडिविजुअल, फंक्शनड एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की तरह वो फंक्शन कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप देखोगे, यहां पर दे फंक्शनड अंडर द लीडरशिप ऑफ, फंक्शनड अंडर लीडरशिप ऑफ ट्राइबल ओलिगार्की। तो दोस्तों ये यहां पर चार डिफरेंसेस हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड होपफुली सिंपली यहां पर आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है आपका सोशल ऑर्डर्स। सोशल ऑर्डर्स अभी बहुत सिंपल है, सोशल ऑर्डर में ज्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। आपको पता है कि इंडियन लीगल सिस्टम और जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो इसी पीरियड में डेवलप होता है, यानी कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, लॉ बनाने वाला, तो धर्मसूत्रास का जन्म यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। जुडिशियल सिस्टम, किसको कैसी पनिशमेंट देनी है, यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर इस प्रकार का था कि भाई ऊपर गॉड्स हैं, तो भाई फिर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र, ठीक है, इस प्रकार का यहां पर कुछ सिस्टम जो है बना रखा था, राइट। अब इनके लिए जो है ये टैक्स पेइंग क्लास हो गया, इन्होंने कुछ क्राइम कर दिया, इनके लिए ऑफेंस अलग थे, है ना, इस प्रकार से चीजें यहां पर चल रही थी। तो सोशल लेजिस्लेशन अलग अलग था। देखिए ट्राइबल लॉ एग्जिस्ट करता था पहले, नॉट रिकॉग्नाइजिंग क्लास डिस्टिंक्शन, जिसमें कोई भी क्लास का डिस्टिंक्शन नहीं था। लेकिन जब ट्राइबल सिस्टम या ट्राइबल सेटअप खत्म हो गया, लोग वर्ण सिस्टम में आ गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर वो सिस्टम भी जो लॉस थे खत्म हो गए। लेकिन सोसाइटी अब क्या थी, वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। ये चार मैंने आपको यहां बता दिया। तो धर्मसूत्रा यहां पर आता है, धर्मसूत्रा डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण शेपिंग सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तो हर वर्ण की यहां पर ड्यूटी आ गई। अब ड्यूटी जो है वो बनाई गई। धर्मसूत्र ने क्या किया, धर्मसूत्रास के थ्रू हर वर्ण की यहां पर एक ड्यूटी डिफाइन हो गई। अब जब जब ड्यूटी होगी तो उसके सामने राइट भी होता है, तो उनका कुछ राइट्स भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कुछ ड्यूटी भी थी। तो अकॉर्डिंगली यहां पर उनके सिविल और क्रिमिनल लॉ बनाए गए कि आपकी ड्यूटी आपने नहीं करी तो आपको पनिशमेंट होगी। वही हुआ, हायर वर्णास हेल्ड टू हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स बाय लॉ। देन शूद्रास फेस डिसेबिलिटीज, उनको रिलीजियस राइट्स नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ, लॉस ऑफ लीगल उनको राइट्स नहीं मिले थे, दे कुड नॉट बी इन्वेस्टेड विद उपन्याना, ठीक है, ये सब चीजें नहीं मिली। अब कोई क्राइम अगर मान लीजिए कमिट किया गया शूद्रा ने किसी हायर वर्ण के खिलाफ, तो उनको बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाता था। लेकिन अगर कोई क्राइम हायर वर्ण कवर कर दे शूद्रास के साथ, तो उनको बड़ा ही लाइटली पनिश किया जाता था। ये डिफरेंसेस यहां पर थे, ठीक है। तो जैसा यू कैन सी हियर, नाउ शूद्रास वेर कंसिडर्ड बॉर्न फ्रॉम फीट ऑफ द क्रिएटर। ये माना जाता था कि शूद्रास जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अगेन मैं नहीं कर रहा हूं, डिस्क्लेमर इज ऑन ऑलवेज, कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर.एस. शर्मा में लिखा हुआ है कि शूद्रास वेर कंसिडर्ड टू बॉर्न फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर, कि भैया फीट ऑफ क्रिएटर से मतलब बने हैं। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस, उनको हर जगह इंपॉर्टेंट रोल से सोशल इंटरेक्शंस अलग कर देते थे, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है उनको, ठीक है। बहुत सारे ऐसी पोजीशंस थी ऑफन रिलेटेड टू सर्वाइवल पोजीशंस एज स्लेव्स, आर्टिसंस, लेबरर्स, ठीक है, इस तरह की चीजें उनको कहते थे, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था, इन्होंने भी कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन इंप्रूवमेंट नहीं किया शूद्रास का पोजीशन में, इन्होंने भी नहीं किया। जैनिज्म बुद्धिज्म डिड नॉट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द पोजीशन ऑफ शूद्रास। व्हाइल शूद्रास कुड जॉइन द रिलीजियस ऑर्डर्स, न्यू रिलीजियस ऑर्डर्स, द सोशल स्टेटस रिमेन्ड लो। वो ज्वाइन कर सकते थे, बट उनका सोशल स्टेटस अभी भी कम ही था, सोशल स्टेटस इंक्रीज उनका नहीं हुआ। बुद्धा विजिटेड असेंबलीज ऑफ हायर कास्ट, ऐसा देखने को किताब में ये लिखा हुआ है।
आर.एस. शर्मा में कि लॉर्ड बुद्ध ने जो है वो हायर क्लासेस की जो असेंबलीज को विजिट किया, लेकिन शूद्रास की असेंबली को यहाँ पर कभी कोई ऐसा मेंशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में देखो कंटेंट है ऐसे क्या सिविल और क्रिमिनल लॉज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एडमिनिस्टर करते हैं रॉयल एजेंट्स, वही रॉयल एजेंट्स जो यहाँ पर क्या कर रहे थे, टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे। पनिशमेंट जो है क्या क्या थी, सर पूरा बीहेड कर देंगे, आपका टंग काट देंगे, जबान काट देंगे, इस तरह का। रिवेंज का सिस्टम क्या था, टूथ फॉर अ टूथ, इतना किया तो इतना तुम तो बदला लेके रहेंगे। ठीक है, ब्राह्मणिकल लॉ जो है कंसिडर्ड वर्णा स्टेटस, वर्ण के स्टेटस को मानते थे। ठीक है, और इस तरह से जो लॉज हैं वो शेप यहां पर किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप नाउ दिस थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। कंक्लूजन इज दिस कि सब चीजें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ हायर सीरियल प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, स्टेट फॉर्मेशन हुआ। आप समझने वाली बात है क्या, जो लास्ट का पोर्शन है वही कि भाई इकोनॉमी कैसी हो गई थी, इकोनॉमी यहाँ पर थोड़ी बेटर और स्ट्रांग हो गई थी, इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगी थी। क्यों, कैसे कह सकते हैं कि लोग अब टैक्स पे कर रहे थे, और टैक्स जब आने लगता है तो क्या होता है, स्टेट क्या होती है, पावरफुल होने लगती है, स्टेट क्या होगी, पावरफुल होने लगेगी। ठीक है ना, ये हमको समझ में आया। वर्ण ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश्ड, अब वर्ण का ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया, यानी कि सोसाइटी में क्या वर्ण सिस्टम तो था ही, अब उसका ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया, यानी कि सबके यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पर डिसाइड कर दे गए, सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी डिसाइड हो गई। बुद्धिस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज द वर्ण सिस्टम एलिवेटिंग क्षत्रियास। ठीक है, बुद्धिस्ट ने भी यहाँ पर वर्ण सिस्टम को एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, क्षत्रियास एलिवेट होगा, सब चीजें यहाँ पर पूरी टोटल समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर था, और ये पूरा चैप्टर एज यू नो हमने पढ़ा क्या इसमें, हमने ये डिस्कस किया किस प्रकार से एज ऑफ बुद्धा के टाइम पे क्या सोसाइटी कैसा स्ट्रक्चर था, ये सब चीजें हमें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।